हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेबर लॉ एंड एचआरएम। आज हम एचआरएम यूनिट 2 की पीवाईक्यू मैराथन करेंगे। हम यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पीवाईक्यू मैराथन के नाम से। एंड इसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी पीवाईक्यू है और जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया। जैसे आप क्या कर सकते हो, पहले एक टॉपिक पढ़ा, देन उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए, देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, देन उसके पीवाईक्यू। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया कंसेप्ट से लेके इमर्जिंग कंसेप्ट, उसके फंक्शन, इसके स्ट्रेटजी, एचआरएम मॉडल, जितनी भी टॉपिक पॉसिबिलिटी है कि इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने आज कवर करे हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम मॉडल। इसके बारे में सारा जो एचआरएम का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और मॉडल है, उसके सारे पीवाईक्यू आपको मिले। Then first question क्या कहता है, according to John Story classification, which were attribute fundamentally distinguish traditional personal management from modern human resource management। तो इसमें आपको क्या है, आपका बेसिक्स पूछा गया है कि पर्सोनल मैनेजमेंट और जो आज का एचआरएम है उसमें डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन स्टोरो क्लासिफिकेशन। तो आपको देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक, एचआरएम इज प्योरली ऑपरेशन। नो, आपने अगर पढ़ा होगा तो पर्सोनल मैनेजमेंट हमारे स्ट्रेटेजिक नहीं होता, ठीक है। देन फिर पर्सोनल मैनेजमेंट इज रिएक्टिव एंड ट्रांजेक्शन, एचआरएम इज प्रोडक्टिव एंड इंटीग्रेटिव इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी। यस, क्योंकि पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है, जब कोई चीज हो जाती है देन हम रिएक्ट करते हैं। सपोज अब हमारे एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, देन हम ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि नहीं छोड़ के जाएं, तो ये क्या है, पर्सोनल मैनेजमेंट है। एचआरएम क्या हुआ कि आपने पहले से कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी से हमारे एम्प्लॉय छोड़ सकते हैं, तो हमने ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए, ऐसी स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रुके रहे हैं। एक बात और मुझे आपसे कहनी थी, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े ऑप्शन है, तो प्लीज एनटीए में ऐसा ही पूछा जाता है। आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा प्लीज गिव मी द ऑथर नेम, शॉर्ट नहीं पूछे जाते, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले, दैट्स व्हाई पुट अ लॉन्ग फ्रेम क्वेश्चंस। ओके, देखो जॉन स्टेरी ने क्या बोला, पर्सनल मैनेजमेंट क्या इंटरवेनिंग स्टेट है, रिएक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, मतलब सारी चीजें होती हैं। बल्कि एचआरएम क्या है, प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से ही आपने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया टैलेंट प्रैक्टिस विद लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गोल। मतलब आपने क्या किया, पहले से डिसाइड कर दिया फ्यूचर में हमें इन चीज की जरूरत है, तो आज की डेट में हम ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या है, पर्सोनल और एचआरएम का डिफरेंस पता होना चाहिए, इससे आप टॉपिक को पढ़ना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, John Story definition, HR approach, soft HRM treat the workforce primarily as a। तो आपको पता है सॉफ्ट एचआरएम क्या ट्रीट करता है, तो वेरिएबल इकोनॉमिक कॉस्ट दैट मस्ट बी मिनिमाइज टू मैक्सिमम कॉस्ट। नो, ये जो था ये हमारा था हार्ड एचआरएम। मैंने आपको बताए थे जब हमने ट्रेंड ऑन एचआरएम में पढ़ा था कि अब की ऑर्गेनाइजेशन फिर से हार्ड एचआरएम में आ गई, पर नहीं, ये तो हार्ड एचआरएम का है। देन हाईली वैल्यू प्रोएक्टिव एसिड ड्राइव बाई कमिटमेंट, ट्रस्ट, सेल्फ डेवलपमेंट। यस, अब यहाँ पे आपको मॉडल्स ऑफ एचआरएम पढ़ने हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, सॉफ्ट एचआरएम का मतलब ये होता है कि वर्कफोर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, प्रोएक्टिव एसिड, मतलब उन्हें उनके ऐसे चंक कॉस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए कि अगर आपने टारगेट नहीं किया तो हम आपको फायर कर देंगे। नो, आपको एज ए एसिड की तरह, जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें रिटर्न मिलेगा। देन ड्राइव बाई कमिटमेंट, जो भी होता है कमिटमेंट, ट्रस्ट, सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू उनके ऑर्गेनाइजेशन में रन करना चाहिए। देन थर्ड ऑप्शन है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिकल टू फिजिकल मशीनरी। नो, लीगल एबिलिटी बाउंडेड। नो, तो योर आंसर शुड बी अ बी। सॉफ्ट एचआरएम क्या कहते हैं, विनिंग एम्प्लॉय, मतलब हमें एम्प्लॉय को लॉयल कमिटमेंट जीतना है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है जिससे, और हमें उन्हें कंटिन्यूस ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है। तो ये ऐसे वर्कर को कैसे देख रहे थे, एज ए प्रोएक्टिव एसिड रेदर देन द पैसिव कॉस्ट। तो आपको पता है सॉफ्ट एचआरएम का मतलब क्या होगा, तो योर आंसर शुड बी अ बी। ओके, then come to the question number 3, the Michigan model HRM pioneer form 1 Tiki Deven is historical classified as a hard HRM framework। देखो मैंने आपको बताया अभी उसने सॉफ्ट एचआरएम दिया था, जो हमारा मिकिगन मॉडल था उसने हार्ड एचआरएम बोला था। तो हार्ड एचआरएम का मतलब क्या है, हार्ड एचआरएम का मतलब क्या है, एम्प्लॉय मस्ट डिक्टेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। नो, human resource should be tightly manage economic instrument to achieve corporate strategy and control cost। मतलब हमें कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे मैनेज करना है कि हमारी जो हम कॉस्ट को कम कर सकें, ठीक है, हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट ले सकें। ये है हमारा हार्ड एचआरएम। ट्रेड यूनियन शुड बी रन ऑफ फ्लोर। नो, तो योर आंसर शुड बी अ बी। तो अगर आपको पूछा गया कि मैकिगन मॉडल किस पर फोकस कर रहा है, स्ट्रेटेजिक फिट एंड ह्यूमन रिसोर्स साइकिल, सिलेक्शन,
आपने पढ़ा हुआ SPAR, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, रिवॉर्ड। इस तरीके से हम यूटिलाइज करें कि हमारी जो हो हम मिनिमाइज कॉस्ट में मैक्सिमम इफिशिएंसी कर सकें। ह्यूमन कैपिटल को कैसे करें? एज ए इफिशिएंसी अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेस में, भले आप सेलेक्ट करो या परफॉर्म करो या अप्रेजल करो या रिवॉर्ड करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ड HRM। तो ये इसका मतलब आपको HRM मॉडल पढ़ने। अगर किसी को अलग से HRM मॉडल पढ़ने तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं एक बार अलग से HRM मॉडल की क्लास ले लूंगी। Then come to the Harvard framework HRM. Beer et al. Serve as a foundation of soft HRM because its analytical model places a heavy structure emphasis. तो ये क्या कह रहा है आपका कि कौन सा जो एक हार्वर्ड फ्रेमवर्क HRM मॉडल था जिसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था, उन्होंने बोला कि फाउंडेशन सर्व करता है सॉफ्ट HRM की, क्योंकि ये हर कहीं हैवीली स्ट्रक्चरल एम्फेसिस है, मतलब ये फोकस करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है ये क्यों करता है, क्योंकि इसका जो होता है ये बैलेंस करके रखता है। स्ट्रक्चरल बेस इसलिए है क्योंकि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट और सिचुएशन फैक्टर जो जनरेट करती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, उन दोनों को बैलेंस करके रखता है। तो ये अगर हम बात करें तो यार आपका आंसर होगा बी। ठीक है, तो देखो ये तो होगा नहीं, मिनिमाइज वर्कर पार्टिसिपेशन टू कट डिसीजन मेकिंग, नो, ये सॉफ्ट HRM में आता ही नहीं है। रिड्यूसिंग HR प्रोसेस डाउन टू ऑटोमेटिक एलोकेशन लाइन, HR प्रोसेस हम रिड्यूस करने की जरूरत नहीं करनी। Then rely entirely on piece rate, no, ये भी cost based है, तो ये आंसर should be बैलेंस। तो हार्वर्ड मॉडल ने क्या बोला, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, जो आपके शेयर होल्डर है, जो आपके मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, यूनियन गवर्नमेंट है, और जो सिचुएशन फैक्टर है, आर्गुइंग विद द HR आउटकम लाइक अ कमिटमेंट कॉम्पिटेंसी ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन। जब ये दोनों में बैलेंस करके चलते हैं, जब भी हमारा कमिटमेंट आता है और इससे हमारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होती है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। According to Dave Ulrich, HR role model, HR professional who partner with the line leader to execute organization transformation and manage culture change act। तो उन्होंने बोला कि डेव उल्रिच, आपको पता है उन्होंने एक मॉडल दिए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा HR प्रोफेशनल क्या है कि वो क्या करता है, पार्टनरशिप करता है लाइन लीडर के साथ और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, उसके कल्चर चेंज को मैनेज करता है। तो वो कैसे ट्रीट कर रहा है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर? नो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, वो एज ए चेंज एजेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है चेंज एजेंट का रोल क्या होता है, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर, नया कल्चर आया तो उसे इंस्टॉलाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन के एबिलिटी को हैंडल करना, मार्केट शिफ्ट में क्या चल रहा है, तो ये सारा हमारा चेंज एजेंट करता है। तो ये आंसर शुड बी अ चेंज एजेंट। Then come to the question number 6. Question number 6. David guest structure model of HRM position employee performance and financial profitability as the direct outcome of linear chain that must begin with। मतलब ये कहना वाला जो हमने एक मॉडल है, ये मैंने कराया नहीं टॉपिक, ठीक है, मैं इसे करा दूंगी। एक डेविड गोस्ट मतलब गेस्ट स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था कि जो HRM पोजीशन है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो किसका आउटकम है, ठीक है, तो किसका आउटकम है वो जब आप HR स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट करते हो हमारे जो कि हमारी स्पेसिफिक HR प्रैक्टिसेस को सेव करते हो, ठीक है, तब ये हमारा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी आउटकम आता है। तो आप क्या, तो गेस्ट मॉडल क्या बोलता है कि आपको HR स्ट्रेटजी को लीड करना है HR प्रैक्टिसेस से, ठीक है, अगर HR स्ट्रेटजी लीड टू स्पेसिफिक HR प्रैक्टिस विच क्रिएट द साइकोलॉजिकल आउटकम कमिटमेंट लीडिंग टू हाई परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिटर्न। देखो अगर आपने क्या किया, ऐसी HR स्ट्रेटजी बनाई जो कि आपको HR प्रैक्टिसेस आसानी से हो जा रही है। जब आपकी HR प्रैक्टिसेस हो जा रही है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, तो आपका ऑटोमेटिकली एक कमिटमेंट डेवलप हो रहा है जिससे आपका हाई परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो योर आंसर शुड बी अ बी। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Traditional personal management view industry relation through the pluralistic lens। ठीक है, हाउ डज मॉडर्न सॉफ्ट HRM कंसेप्टली व्यू वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने बोला जो पहले का जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट था वो क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे देख रहा था, प्लूरिस्ट लेन के थ्रू, मतलब बहुत सारे लेंस के थ्रू। लेकिन आज का जो सॉफ्ट HRM है वो किस तरीके से वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट को देखता है। तो आपको पता है कि आज का जो HRM है वो किसको देखता है, किसके थ्रू देखता है, थ्रू द यूनिटरिस्ट लेंस के थ्रू। वो सोचता है कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वो क्या कर रहे हैं, शेयर आइडेंटिटी गोल है, तो इसका मतलब अगर उनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनका मतलब है उनका मैनेजमेंट खराब है। समझ गए ना, कि जो पुराना था वो कहते हैं यस
प्लूरिस्टिक लेंस है, मतलब कन्फ्लिक्ट अच्छा भी है, मतलब हो भी सकता है, दोनों में इनवाइटेबल है। लेकिन आज की डेट क्या कह रही है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट खराब है। ठीक है, तो देखो इज इनवाइटेबल क्लैश बिटवीन मैनेजमेंट लेवल ग्रुप, ये तो हमारा प्लूरिस्टिक है। थ्रू द यूनिटेड, एक ही लेंस से देखता है, मतलब एक ही नजरिए से देख रहा है। ठीक है, कि दोनों का आइडेंटिकल होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, लड़ाई होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन बुक, मैंने आपको एचआरएम लेंस टुवर्ड्स द यूनिटेड, मतलब व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिफाइड, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह कर रहा है। अगर सबके इंटरेस्ट सेम है तो पुअर कम्युनिकेशन या बैड मैनेजमेंट होगा, जब भी आप में प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, इन डेविड उल्ड्रिच क्लासिक मॉडल, ठीक है, डेविड उल्ड्रिच क्लासिक मॉडल, एन एचआर प्रोफेशनल वो एक्ट एज ए डायरेक्ट वॉइस ऑफ द वर्कफोर्स, मॉनिटर डेली मोरल एंड सपोर्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट फिट इन रोल। तो मैंने आपको देखो अभी चेंज एजेंट बताया था, चेंज एजेंट किस में हेल्प करता है, अगर हम इसका मॉडल की बात करें, चेंज एजेंट किस में हेल्प कर रहा था आपका, कि जो कल्चर आ रहा है उसको चेंज करना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कोई चेंज करना है। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है कि कोई ऐसा एचआर प्रोफेशनल जो एक्ट करता है कि डायरेक्ट वॉइस है वर्कफोर्स की, उन्हें उनको डेली उन्हें मोरल कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय चैंपियन कहेंगे। ठीक है, जो आपको कंटिन्यू इस तरीके का रोल फिल कर रहे हैं। तो आपको पता है एम्प्लॉय चैंपियन कौन होते हैं, जो डे टू डे वर्कर कंट्रीब्यूशन पे हेल्प कर रहे हैं, आपका एड्रेसिंग कर रहे हैं, आपकी कोई पर्सन नीड है, आपको आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपकी कैपेबिलिटी को स्केल कर रहे हैं। तो ये चैंपियन हुए ना, जैसे सपोज आई एम डूइंग मोटिवेट टू यू, प्लीज गो एंड please give hard work for getting a JRF. So it's just think I'm a champion. Okay. Then come to the question number 9. The work week model HRM draw heavily on Harvard framework, but added distinct analytical value of mapping out how HR policy are influenced by. तो इन्होंने बोला कि जो हमारा वार्विक मॉडल है HRM, तो इसका मतलब आपको मॉडल्स तो पढ़नी है। एक हेवली कहाँ से आया है, हार्वर्ड फ्रेमवर्क से आया, बट उसने एक नई चीज ऐड करी है। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि एनालिटिकल वैल्यू मैपिंग आउट द एचआर पॉलिसी। उन्होंने बोला कि जो हमारी एचआर पॉलिसी वो इन्फ्लुएंस होती है, तो हम पूछे किसके थ्रू, तो आपको पता है जो एचआर पॉलिसी होती है वो हमारे इनर एंड आउटर कंटेक्स्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो, यस इन्फ्लुएंस होती है। प्योरली इंडिविजुअल पीस रेट प्रोडक्शन वेरिएबल, नो, इससे तो होती नहीं है। फिजिकल फ्लो लेआउट ऑफ फैक्ट्री असेंबली लाइन, इससे भी नहीं होती। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कोड फ्रेमवर्क, इससे भी नहीं होती। तो आपका किस होती है, आपका इनर। तो बाद मॉडल में क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, जैसे एचआर में दोनों को आउटर कंटेक्स्ट, जो कि सोशल जो हमारा पेस्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर एंड इंडर कल्चर स्ट्रक्चर लीडरशिप, इन दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम रिक्वायर a shift from stand alone isolated tent practice to holistic interconnected system. Region horizontal integration ensure that recruitment, appraisal and reward system complain that reinforce one another. आपको पता है एसआरएम किस पे रिलाई है, हमारा सिस्टमेटिक अलाइनमेंट पे, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन पे। तो यही तो कह रहा है कि जो हमारा पहले जो एचआरएम था वो कैसा था, स्टैंड अलोन था, आइसोलेटेड थी, ट्रांसलेट, अब वो कहाँ पे आ गए, होलिस्टिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम पे। तो असर्शन तो आपका सही है। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या इंश्योर कर रहा है, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, जो आपके हॉरिजेंटल मतलब जो सेम लेवल के लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, इंश्योर रिक्रूटमेंट, अप्रेजल, रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीट रीइंफोर्स बने, तो दोनों को एक दूसरे को रीइंफोर्स करें। तो इट मींस योर ए एन आर करेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एसआरएम रिलाई ऑन सिस्टमेटिक अलाइन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए हमें इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है सिस्टमेटिकली। आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली इंटरकनेक्टेड होना पड़ता है कि हमारे प्रैक्टिसेस क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो ये क्या करता है कि ये बंडल क्या करता है, एचआर टूल को ये बिहेवियर सिग्नल देता है वर्कफोर्स को। डेट्स वाई एक्सप्लेनिंग वाई स्टैंड अलोन अप्रोच मस्ट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि पहले क्या था, स्टैंड अलोन था, अब ये कनेक्टेड है। तो ये आंसर शुड बी ए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Under Karen Lake analysis of HRM rhetoric, what does the hard approach to human resource education prioritize above all else? मतलब ये कहना है कि अगर हमारा जो एक कैरिन लेक्स ने एनालिसिस किया था कि एचआरएम क्या है, रेहटोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एचआर अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव प्रायोरिटी अबव ऑल एल्स, मतलब सबसे पहले हम किस पे, सारी चीजों से पहले क्या प्रायोरिटाइज करेंगे। तो आपको पता है हम क्या देखेंगे, कैलकुलेट द हेड काउंट रिटर्न, रिड्यूसिंग लेबर वेस्ट एंड ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट।
तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि एम्प्लॉय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल डेवलपमेंट लोग्स, नो। एंड मैक्सिमाइजिंग साइज ऑफ ट्रेड यूनियन, नो। देन आपका फंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। तो इसने यही कहा है कि कैरे लेगिन ने बोला था जो हार्ड अप्रोच है वो किस पे फोकस कर रहा है, हमारा कॉस्ट कंट्रोल पे, न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी पे। कैसे? क्योंकि वो यूजिंग वर्कफोर्स एज ए स्ट्रेटजिक एसेट की तरह, जो वर्कफोर्स है उसे ट्रीट कैसे कर रहा है, स्ट्रेटजिक एसेट की तरह, जिससे कि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो योर आंसर शुड बी अ बी। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, number 12. And in a SHRM taxonomy, vertical integration refers to specific to structure alignment engineer between. देखो मैंने आपको एक दो टर्मिनोलॉजी बताई थी, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, जब आप ऊपर के साथ कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेरोल डिपार्टमेंट एंड लीगल डिपार्टमेंट रूल, नो वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन एचआर स्ट्रेटजी एंड इस ओवर रीचिंग कॉर्पोरेट, मतलब जैसे ये हमारी एचआर स्ट्रेटजी है एंड इसके ऊपर का जो हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी है, ये कहलाएगा हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन। जूनियर वर्कर एंड सीनियर सुपरविजन एंड द सॉफ्ट फ्लोर, नो, क्योंकि एसएचआरएम के बाद टू सेपरेट एक्सटर्नल कंप्लीटेड, नो। तो ये आंसर शुड बी अ बी। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंश्योर ऑल ह्यूमन कैपिटल इनिशिएट डायरेक्टली सपोर्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सारे जितने ह्यूमन कैपिटल किसको फोकस करें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, जैसे मैचिंग अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, इफिशिएंसी फोकस्ड और चार मैट्रिक्स। दैट्स योर आंसर इज बी। ओके, then come to the question number 13. Which specialized model describe a unwritten dynamic web of mutual expectation and obligation that govern the daily psychological relationship between the employee and employer? उन्होंने बोला कौन सा स्पेसिफाइड मॉडल है जो आपको डिस्क्राइब करता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन और एब्लिगेशन होती है कि यस आप इस चीज को मेंटेन करके रखें। तो मैंने आपको पहले बता दी, ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है अनरिटन एजम्पशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉयल्टी, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, ठीक है, तो वो हमसे ऑनर एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी सारी कॉन्फिडेंस जो चीजें वो हम शेयर नहीं करें, और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं हमें प्रॉपर। तो ये क्या अनरिटन कहीं लिखा जाए, अनरिटन डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लिखा नहीं होता कहीं कि आपको लॉयर रहना है, पर आपको लॉयर रहना है। तो ये क्या सैचुरेट कलेक्टिव एग्रीमेंट, नो। सैचुरेटेड तो लीगल हो गया, फॉर्मल जॉब भी लीगल हो गया, मेरिट पे हो गया। तो योर आंसर शुड बी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट अनरिटन अजम्पशन है, लॉयल्टी इन एक्सचेंज फॉर जॉब सिक्योरिटी। अगर मैं अपने ऑनर को लॉयल्टी दूंगा तो वो मुझे जॉब सिक्योरिटी देगा, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन देंगे, ठीक है। तो देंगे कैसे, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिफाई द जेआरएफ। ब्रेक एम्प्लॉय ट्रस्ट, तो ये कोर अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं या तो बिल्ड करेगा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स या ब्रेक होगा। तो ये कोर कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न एचआरएम है, ठीक है। तो समझ में आएगा, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि हमें इस कंपनी के तहत लॉयल रहना है और उससे हमें जॉब सिक्योरिटी देनी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. Traditional personnel management system plays the primary responsibility for resolving employee grievance and monitoring compliance on who. तो आपको पता है कि ये किसका काम है, ट्रेडिशनल में एक प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एम्प्लॉय ग्रीवियंस और मॉनिटर कंप्लाइंस को देखे। कौन देखता है, ठीक है, एम्बेडेड एचआर बिजनेस पार्टनर, नो। स्पेशलाइज्ड पर्सनल मैनेजर एंड लेबर वेलफेयर ऑफिसर, यस योर आंसर शुड बी अ बी। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, सेंट्रलाइज करता है स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन को विद डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाता है, और जो मॉडर्न एचआरएम शिफ्ट कर दिए दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू द लाइन मैनेजर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. According to the contingency perspective of strategic HRM, there is no single best way to manage talent. Instead, the value of HR practice depend on. तो आपको पता है कि इन्होंने ये बोला था जो कंटीजेंसी का मतलब होता है सिचुएशन पर्सपेक्टिव। उन्होंने बोला कोई भी एक सिंगल बेस्ट वे नहीं है कि आप टैलेंट को मैनेज कर सको। सपोज मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, सबका यूनिक पैटर्न होगा, तो एक ऐसा पैटर्न नहीं कि मैं सारे एम्प्लॉय को एक साथ मैनेज कर सकूँ। इंस्टेड द वैल्यू ऑफ HR प्रैक्टिस, क्यों, क्योंकि वो हमारी जो HR वैल्यू प्रैक्टिस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, हाउ वेल इट मैच ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक मार्केट कंटेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो कैपिटल इन्वेस्ट अलोकेटेड बाइंग डेस्क ऑफ हार्डवेयर, नो, ये तो है ही नहीं। टोटल साइज ऑफ लोकल टाउन पॉपुलेशन, नो। देन शिफ्टिंग मैट्रिक कंप्लीटली एवरी सिंगल कैलेंडर वीक, नो। तो किस पे डिपेंड है, हाउ वेल मतलब कितने अच्छे तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक मार्केट है और जो हमारा स्ट्रेटेजिक गोल फिट बैठता है,
उसी के बेसिस पे हम मैनेज करते हैं। तो योर आंसर शुड बी अ बी। द कंटीजेंसी मॉडल रिजेक्ट करती वन साइज फिट ऑल। इट आर्गू दैट HR प्रैक्टिस इज इफेक्टिव ओनली, तभी HR प्रैक्टिस इफेक्टिव मानी जाएगी जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी आपस में अलाइन रहेंगे। ठीक है। Then come to the question number 60. When an organization evaluate its talent practices using the universality perspective, best practice framework act on assumption that, तो अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कब इवेल्युएट करती है टेलेंट प्रैक्टिस को? जब वो यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव फॉलो करती है, मतलब जो हमारी उसमें है बेस्ट प्रैक्टिस फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। तो कब करती है? HR पॉलिसी हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन कंपनी प्रॉफिट रेट? नो। Certain high commitment HR practice will improve business performance across all organization regardless of sector। तो कुछ ऐसे high commitment HR practices होते हैं जो आपकी business performance को improve करते हैं सारी organization को, सेक्टर के अलावा। ठीक है, रिगार्डलेस सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, तब वो बेस्ट फ्रेमवर्क, प्रैक्टिस फ्रेमवर्क हम फॉलो इवेल्युएट करते हैं। देन आपको पता है यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव क्या होगा? लाइक जेल्फी पेपर मॉडल, पता है आर्गू डेट कर अडॉप्टिंग कोर। उन्होंने बोला एक बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, जैसे सेलेक्टिव हायरिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा हायरिंग करो और ट्रेनिंग दो। ठीक है, देन कंसिडर इंप्रूव क्या करोगे आपने, मतलब कुछ ही लोगों को हायर करो और देन उन्हें ट्रेन दो ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या होगा? एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस होगी, यही प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी। इससे क्या होगा? इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अक्रॉस द इंडस्ट्री। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. In John Story 2x2 matrix of HR manager, educate who operate strategically but focus heavily on maintaining formal rule, process and structure, contract is categorized as। तो उसने क्या बोला कि कौन सा ऐसा है इस मैट्रिक्स में, कौन ऑपरेट करता है जो कि किस पे फोकस रहता है? स्ट्रेटेजिकली तो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन फोकस उसका किस पे रह रहा है? सारे रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट को कैटेगराइज करना। तो आपको पता कौन होता है? ये रेगुलेटर रहता है ना, जो सारी चीजों को रेगुलेट करता है, सारी चीजों को मेंटेन करता है। तो अगर स्टोरी मैट्रिक्स प्रोफाइल 4 तरह की थी, आपको पता है रेगुलेटर मतलब रूल रेगुलेशन को देखता है। देन एडवाइजर इंटरनल कंसल्टेंट के थ्रू काम करता है। देन हैंडमेडन जो प्रोवाइड रिएक्टिव सर्विस टू लाइन मैनेजर। ठीक है, हैंडमेडन मतलब जो आप सर्विस देगा लाइन मैनेजर को। देन लास्ट है चेंज मेकर, जो कि स्ट्रेटेजिक टैलेंट डेवलप करता है, जो सारी चीजों को रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। योर आंसर शुड बी अ रेगुलेटर। तो जॉन स्टोरो की ये चारों मैट्रिक्स थी। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. Under the configuration perspective of SHRM, what is the core structure driver behind achieving superior organization performance? तो उन्होंने बोला कि एक कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव है SHRM का, तो इनमें से कौन सा कोर स्ट्रक्चर ड्राइवर है? ठीक है, जो कि अचीव करता है सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को। इंप्लीमेंटिंग वन आइसोलेटेड? नो, SHRM में ये तो होता ही नहीं है। डेवलपिंग यूनिक पैटर्न ऑन बंडल्स ऑफ इंटरनली कंसिस्टेंट HR प्रैक्टिस डेट अलाइन विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। उन्होंने बोला कि ऐसा हम यूनिक पैटर्न डेवलप करें जिससे क्या होगा कि जो हमारे इंटरनली कंसिस्टेंट HR प्रैक्टिसेस है वो अलाइन किसके साथ रहे? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ रहे। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन मॉडल किस पे फोकस करता है? सिनर्जिस्टिक पे, कि एक साथ मिलो 2 + 2 = 5। तो इन्होंने बोला कि जो बंडल ऑफ HR प्रैक्टिसेस है, होलिस्टिक पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस है, उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस ड्राइव होगी, ना कि एक सिंगल टू यूज करोगे तो उससे होगी। Then come to the question number 19. Which early management thinker wrote the human side of enterprise, introduced theory X and theory Y, then helping spark the shift towards soft human resource management? मैंने आपको, अगर आपको कुछ नहीं याद हो तो मैंने आपको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ी थी, जो किसने दी थी? डॉगलस मैकग्रगर ने दी थी। तो ये किसके थिंकर थे जिन्होंने क्या लिखा था? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में ये थ्योरी एक्स थ्योरी पाई। आपको पता है थ्योरी एक्स कौन होते हैं? जो लेजी होते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते। थ्योरी पे होते हैं जो इनिशिएट होते हैं, सेल्फ डायरेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने किस पर फोकस किया था कि जो हमारा सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैकग्रगर थ्योरी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये है हमारा डॉगलस मैकग्रगर। फ्रेडरिक F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी, हेनरी फोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव दी थी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. Then what is the core point of differentiation separate a relational psychological contract from a transactional psychological contract? तो देखो ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नैरो होता है, इकोनॉमिक स्पेस होता है। ठीक है, कमिटमेंट होती है, लॉयल्टी होती है। जो ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है।
ठीक है। और जो हमारा बड़ा होता है रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि क्या डिफरेंसेस है, रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन, ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्बल, नो ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म इमोशनल कमिटमेंट। रिलेशन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म, जैसे हम साइकोलॉजी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ लॉयल्टी होती है, और ट्रांजेक्शन होता है हमारा शॉर्ट टर्म, जैसे कि अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो मैं आपकी कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, ठीक है, लॉयल रहूंगा। ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया नेरो, बहुत छोटा होता है, इकोनॉमिक फिक्स ड्यूरेशन होता है, जैसे गिग वर्कर होगा कि यस आप मुझे बोनस दोगे तो मैं आप, या फिर तुम पूरा टारगेट कंप्लीट करोगे तो बोनस मिल जाएगा। रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट का होता है डीप म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट लॉन्ग डेवलपमेंट प्लान। एंड अब हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एचआरएम मॉडल फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। ओके, question number 1, which of the following statement correctly differentiate between workload analysis and workforce analysis in human resource planning? वर्कलोड एनालिसिस क्या करती है, वर्कलोड एनालिसिस हमें बताती है कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ जॉब हमें रिक्वायर है प्रोडक्शन टारगेट को मिलने के लिए, वर्कलोड है। वर्कफोर्स क्या है कि करंट अवेलेबल कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितने लोगों का जॉब की रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्शन को टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। वर्कलोड मतलब वर्क कितना काम करने के लिए जरूरत है, वेल वर्कफोर्स कितना अवेलेबल है, मतलब वर्कलोड हो गया डिमांड एंड वर्कफोर्स हो गया आपका सप्लाई। तो आपको पता हो तो जिसने बोला ना वर्कलोड एनालाइज डिटरमाइन द इंटरनेट सप्लाई और वर्कफोर्स एनालाइज डिटरमाइन, नो ये उल्टा कह दिया इसने। बोथ टर्म्स आर सिनोनिमस, नो। वर्कलोड एनालिसिस क्वालिटेटिव, नो। योर आंसर शुड बी वर्कलोड एनालिसिस कैलकुलेट द नंबर एंड टाइप ऑफ जॉब। पहले वर्कलोड देखेगा कितने नंबर कितने टाइप ऑफ जॉब हमें जरूरत है टारगेशन को मीट करने के लिए, तो ये डिमांड है। वर्कफोर्स एनालिसिस देखेगा कितना हमारे पास अवेलेबल है इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स एंड वैकेंसी। तो योर आंसर शुड बी अ बी, वर्कलोड डिमांड सेंट्रिक है और वर्क एनालिसिस सप्लाई सेंट्रिक है। तो देखो ये क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो जॉब एनालिसिस करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली सीक्वेंस होता है, तो वो क्या है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट जॉब एनालिसिस, नो। डेवलप जेडीजेएस, नो। डिटरमाइन द स्ट्रेटेजिक पर्पस, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो योर आंसर टिक शुड बी अ 3, तो 3 हमारा इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। 5 में इधर है, मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है, और ये है तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 3 सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, देन हम क्या करेंगे अब उसके बाद हम बैकग्राउंड चार्ट्स निकालेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड चार्ट्स में आपका क्या, रिव्यू रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट बनाया अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है ना हमें, तो अब हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, मतलब सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अब अकॉर्डिंग टू मी योर आंसर शुड बी 1, देन 4 सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, देन अब आप क्या करोगे, जॉब एनालिसिस डेटा कलेक्ट करोगे, देन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप करोगे, ये होता है जॉब एनालिसिस। तो योर आंसर शुड बी ए। जॉब एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है, देन हम बैकग्राउंड के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, देन हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट उसकी पोजीशन की ये जॉब की हमें जरूरत है, देन उसके बेसिस पे हम डाटा को फिल करते हैं, देन लास्ट में हम क्या करेंगे जेडी एंड जेएस बनाते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके लिए क्या जरूरत है एंड इसके लिए कौन से ह्यूमन भी चाहिए। तो योर आंसर शुड बी है, तो याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव से ही ज्यादातर चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, in the context of human resource demand forecasting the Delphi technique rely heavily in which practice। मैंने आपको Delphi technique डिसीजन मेकिंग टेक्निक में पढ़ाई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो कि Delphi टेक्निक क्या है। सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैथमेटिकल प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट, नो। ए हाईली स्ट्रक्चर फेस टू फेस ब्रेनस्टॉर्मिंग डिबेट बिटवीन लाइन मैनेजर, नो। ये फेस टू फेस नहीं होते Delphi टेक्निक। ए इटरेटिव एनोनिमस मल्टी स्टेज पॉलिंग इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉन यू विदाउट द फिजिकल, यस Delphi टेक्निक होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास 5 एक्सपर्ट है डिफरेंट लोकेशन के, आपने थ्रू द क्वेश्चन थ्रू द ईमेल उनको भेजा और उनके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स आया फिर आपने उसको क्या किया, और उनके बेसिस जब तक सेम नहीं आ जाएगा जब तक आप कंटिन्यूअस करते रहोगे, तो योर आंसर शुड बी सी। तो Delphi टेक्निक क्या है, ग्रुप थिंक को अवॉइड करती है कि अच्छा इसने ये डिसीजन बोला तो मैं भी ऐसा करूंगा, ये क्या है एक एक्सपर्ट फीडबैक देती है थ्रू द सिक्वेंशियल एनोनिमस क्वेश्चन, उनको पता ही नहीं होता कि हम कोई और भी हमारे साथ है, ठीक है, जब तक वो सेम लेवल पे नहीं पहुंचते।
Then come to the question number 4. Match the job analysis method with its characteristic. तो हमारा जो जॉब एनालिसिस मेथड है तो उसके हमें करेक्टरिस्टिक बताइए, मतलब कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो मैच करना है मेथड के साथ करेक्टरिस्टिक को। तो देखो, जो फंक्शन जॉब एनालिसिस है, एक पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है, एक क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फंक्शन जॉब एनालिसिस क्या करता है, इवेल्युएट करता है वर्क रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड पीपल थिंग को। हमेशा रहता है तीनों चीजों को इवेल्युएट करता है कि जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें और जो लोग हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप डेवलप हो। ए का 3 कहाँ है, दो जगह पे ए का 3, ए में और डी में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सेकंड, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन जो होता है वो क्या करता है, यूज करता है 194 आइटम ऑफ क्वेश्चन। तो योर आंसर बी का 1, तो यहाँ पे बी का 1 है और यहाँ पे नहीं है, तो योर आंसर शुड बी 1। देन क्रिटिकल इंसिडेंट क्या करता है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक का मतलब आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि फोकस करता है ऑब्जर्वेबल रियल लाइफ बिहेवियर। तो देखो सी का 2 कहाँ है, कहीं एक जगह ना सी का 2, तो सी का 2 है ये, देखो फोर्स ऑन ऑब्जर्वेबल रियल लाइफ बिहेवियर। तो आप याद रखिएगा, जो फंक्शन जॉब एनालिसिस किसने दिया था, सिडनी फाइन ने दिया था, जिन्हें हम डेटा पीपल थिंग्स डोमेन को मेजर करते हैं। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन हमारा मैककॉर्मिक ने दिया था, जिसमें हम 194 एलिमेंट होते हैं जिन्हें यूज करते हैं। देन हमारा CIT है, क्रिटिकल इंसिडेंट जो टेक्निक है वो हमारी फ्लैंगनेट ने दी थी, जिसमें हम क्रिटिकल स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। देन come to the question number 5. Markov analysis is highly effective for forecasting labor supply in stable large organization but lose predictive reliability बोला rapidly downsizing firm। इन्होंने बोला जो मार्केव एनालिसिस है ना वो हाईली इफेक्टिव कब है, जब हमारी जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां के लिए तो ये अच्छा है। लेकिन जहां वो शॉर्ट टर्म या डाउन साइजिंग फॉर्म होती है, वहां पे जो इजीली लोग छोड़ के चले जाते हैं, जहां पे रिलायबल नहीं है, वहां के लिए ये अच्छा नहीं माना गया है। रीजन मार्कोव एनालिसिस अज्यूम डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल मूवमेंट। यस, जो मार्कोव एनालिसिस है वो क्या करते हैं, बता दी कि इंटरनल मूवमेंट इतने हो सकते हैं, मतलब इसमें से इतने लोग प्रमोशन जा सकते हैं, इतने लोग छोड़ सकते हैं, इतने लोग का ट्रांसफर हो सकता है। रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, मतलब स्टडी में जैसे हम इसमें क्या देखते थे, मार्कोव एनालिसिस में आपको बता देती हूँ, जैसे एक चार्ट होता है, ठीक है। पास्ट में आपके कितने लोग इस तरीके से छोड़ के गए, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, कितने लोगों ने एग्जिट किया, ठीक है। और तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब नई लिस्ट बनाते हैं कि यस इतने लोगों की हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये होता है। तो बोथ A and R करेक्ट, R इज द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर कोई रैपिडली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रही है, कोई डाउन साइजिंग है, तो आप हिस्ट्री के बेसिस पे तो कर ही नहीं सकते ना। दैट्स वाई ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। मैंने बताया मार्कोव एनालिसिस क्या करता है, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन के रेटेड पे ही चलती है कि यस उसी के बेसिस पे करती है। अगर कुछ भी सडन शिफ्ट हो गया, सडन इरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारी डाउन साइड चली गई, तो फिर वहां पे हिस्टोरिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो इनवैलिडेट हो जाती है, इनएक्यूरेट हो जाती है। योर आंसर शुड बी हमेशा क्वेश्चन इतने बड़े ही बड़े आते हैं। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज आप एनटीए का पेपर मत देना, क्योंकि एनटीए के पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और एक तरह के आपका मॉक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप प्लीज फॉलो करो और अच्छे से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम would be strictly be categorized under the job specification rather than the job description। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जॉब स्पेसिफिकेशन को फोकस कर रहा है। वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंटल हजार्ड, एसोसिएट एलिमेंट चार्ट, ये तो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। ड्यूटी रिगार्डिंग द वीकली मेंटेनेंस हेवी मशीनरी, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन है। रिपोर्टिंग रिलेशन बिटवीन स्पोन कंट्रैक्ट एंड इविलियन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जॉब स्किल क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जो इंसान की स्पेसिफिकेशन है, जो इंसान के पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, तो उसके पास क्या है कि उसने इंडस्ट्री रिलेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, 3 ईयर का एजुकेटिव एक्सपीरियंस है। योर आंसर शुड बी बी। जॉब स्पेसिफिकेशन कवर द ह्यूमन सेंट्रिक एट्रीब्यूट, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, उसके स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, वो नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड। वर्किंग कंडीशन, ड्यूटी, रिपोर्ट लाइन, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये कहती है जॉब सेंट्रिक। Then come to the question number 7. Question number 7 क्या कहते हैं, systematic process of identify, evaluating, expanding the specific organization competency and individual capability required the deliver strategic business outcome is known as। तो उन्होंने क्या बोला, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटेंसी को। तो वो
इंडिविजुअल कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड टू डिलीवर आउटकम। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है। कॉम्पिटेंसी का मैपिंग का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, जैसे कोई किसी का नाम से जाना जाता है, जैसे टाटा है तो वो लॉयल्टी के नाम से, तो उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई। किसी का ऑपरेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, किसी का सप्लाई चेन बहुत अच्छा है, तो वो किसके नाम से जानी जाएगी, कॉम्पिटेंसी मैपिंग के नाम से। तो आपको पता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को ब्रेकिंग कर देती है रिक्वायर्ड बिहेवियर टेक्निकल मैनेजर कॉम्पिटेंसी में। मैंने आपको बताई थी कॉम्पिटेंसी कितने तरह की होती है, 3-4 तरह की होती है, कि यस बिहेवियर के लिए कौन सा चाहिए, टेक्निकल के लिए क्या है, मैनेजर के लिए क्या है, स्पेसिफिक रोल के लिए, देन आपका अच्छे से आता है। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग आंसर बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन यूजिंग स्किल इन्वेंट्री ड्यूरिंग द HRP सप्लाई फोरकास्टिंग। तो उन्होंने बोला कौन सा लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज क्या है स्किल इन्वेंट्री डेटाबेस का। तो इट फेल टू कैप्चर द क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, नो ऐसा नहीं है, वो हम कर सकते हैं। इट इज अ स्टैटिक बैकवर्ड लुकिंग स्नैपशॉट दैट कैन क्विकली एब्सोल्यूट इफ एम्प्लॉय एक्वायर न्यू स्किल लीव विदाउट द डेटाबेस अपडेट। स्किल इन्वेंट्री का होता है कि आपके पास क्या क्या स्किल की जरूरत है। सपोज करो ये हमेशा क्या होता है, बैकवर्ड होती है कि आप पहले देखते हो और उसके बेसिस पे आप उनको हायर करते हो। तो ये क्या है, अब ये जो चीजें हैं वो क्विकली क्या होती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करेगा, नई स्किल डेवलप कर लेगा बिना किसी स्किल छोड़े हुए या विदाउट डेटा बेस अपडेट। उसने अपडेट नहीं किया, उसने नई स्किल ले ली, तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है स्किल इन्वेंट्री की। तो आपको पता है स्किल इन्वेंट्री क्या करती है, स्किल इन्वेंट्री करती है आपकी करंट इंटरनेट टैलेंट कैपेबिलिटी को ट्रैक करती है कि कितना अभी आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना लोग हैं ऐसे स्किल हैं जिनके पास इंटरनेट टैलेंट कैपेबिलिटी है। लेकिन इट इज प्राइमरी फ्लॉ, इसमें एक कमी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस, क्योंकि ये क्या एब्सोल्यूट हो जाएगा, डाटा अपडेट हो जाएगा तो एम्प्लॉय की स्किल जो होगी एक्विजिशन है वो पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो तो अपडेट हो जाएगा ना कि कितना, तो ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेशियो ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो क्या कहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फोरकास्ट लेबर डिमांड बाय एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। इट कंप्लीटली अकाउंट फॉर चेंज इन प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, नो। ये क्या होता है, ये फोरकास्ट करता है कि कितनी लेबर डिमांड है, किसके थ्रू, हमारा किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, और कितने एम्प्लॉय आपको जरूरत है। योर आंसर शुड बी 1, क्योंकि स्टार्टमेंट टू फॉल्स बिकॉज, क्योंकि रेशियो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब भी होता है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर सकते आप इसे, है ना, जब तक आप वो कोई प्लान है इसमें चेंज ना करे। तो योर आंसर शुड बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एचआर मैनेजर यूज अ रिप्लेसमेंट चार्ट, ठीक है, फॉर सप्लाई फोरकास्टिंग, व्हाट इज द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज विजुअली ट्रैक। तो जब हम रिप्लेसमेंट चार्ट सप्लाई देखते हैं तो उसमें कौन सी विजुअली ट्रैक हम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, probability of employee leaving firm within 6 months, no. Potential internal successor for key position, हम ये देखते हैं कि उनके करंट परफॉर्मेंस के साथ हम ये देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऊपर की पोजीशन पे तक जा सकते हैं, कितने लोगों में इतना पोटेंशियल है जो कि वो हायर पोजीशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो योर आंसर रिप्लेसमेंट चार्ट क्या देखता है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग होता है कि अगर फ्यूचर में जो हमारे टॉप पोजीशन छोड़ के चले जाए तो कौन उनकी पोजीशन लेगा, ठीक है। तो ये होता है रिप्लेसमेंट चार्ट। Which method of job analysis most friend to inflation of job where employee has great their responsibility to increase their perceived importance। कौन सा ऐसा मेथड है जॉब एनालिसिस का जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपनी जॉब के बारे में बड़ा चढ़ा के, मतलब जिसमें बाइस होने की चांसेस है, बड़ा चढ़ा के बताते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि ये हमने बहुत काम किया। तो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में तो होगा नहीं आपका, ठीक है। देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड्स में भी नहीं होगा। देन इंटरव्यू ऑफ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर, यस, जब आप खुद से अपना सेल्फ रिपोर्ट या अपना लॉबी या लॉग भरते हो, जब आप क्या करते हो, अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर अपने स्टेटमेंट, अपने अचीवमेंट गिनवाते हो। तो योर आंसर शुड बी ए सी, ठीक है। तो व्हेन एम्प्लॉय फिल आउट द सेल्फ रिपोर्ट, लॉग और इंटरव्यू, दे ऑफन ओवर रिपोर्टेड ड्यूटी, जो उन्होंने किया नहीं होता उनको भी, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेफगार्ड, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपने हायर ग्रेड को पे करवाने के लिए वो ये काम करते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, लीड इंडिकेटर रिफर्स टू, लीड इंडिकेटर क्या रिफर्स कर रहा है, हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटेज रेट, नहीं, लीड इंडिकेटर बताता है आपका कि जो आपकी डिमांड आने वाली है उससे पहले ही वो सारी चीजों को, प्रोजेक्टेड सेल जो होने वाली थी उनको, प्रोजेक्टेड का मतलब अभी
आने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड, लेबर की क्या नीड है, वो सारा हायर कर लेते हैं, उसे लीड इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब लीड इंडिकेटर होता है ऑपरेशन कॉर्पोरेट सिग्नल, जो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यस हमें इतने एचआर रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ये हमारा प्री ऑर्डर में आने वाला है, तो उसे हायरिंग, प्रोडक्शन, स्टाफ करने, तो एज ए लीड इंडिकेटर सपोर्ट करते हैं। तो योर आंसर शुड बी अ बी, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। जॉब एनालिसिस आपका है, जॉब एनालिसिस क्या है, एक्ट एज ए इमीडिएट इनपुट फॉर ऑल द फॉलोइंग एचआर फंक्शन। तो इमीडिएट इनपुट जॉब एनालिसिस किसके लिए, देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए भी जॉब एनालिसिस एज इनपुट की तरह ट्रीट करता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के लिए जॉब एनालिसिस एज इनपुट की तरह ट्रीट करता है, इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर के लिए भी इनपुट की तरह, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल के लिए नहीं करता, कॉर्पोरेट लेवल के लिए इनपुट की तरह ट्रीट नहीं करता, इसके लिए एचआर प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि जब आपका कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन जो ओवर रीचिंग बिजनेस है, वो क्या करते हैं, इनपुट इनटू द एचआर प्लानिंग मेथड, जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उन्हें हम एचआर प्लानिंग मेथड्स में ले आते हैं। जॉब एनालिसिस क्या करता है, माइक्रो लेवल ऑपरेशन टास्क को फॉलो करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फेस एन acute लेबर शॉर्टेज इन द शॉर्ट टर्म, देन आपका प्रेफर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिक्रूटमेंट थ्रू द ड्राइवर अप्रॉच द क्रॉस कल्चर ओवर टाइम एलोकेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फेस कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हायर करेगी नहीं करेगी, याद रखिएगा। जब उसको लग रहा है कि शॉर्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसा रिक्रूटमेंट हायर करेगी, जब आपको लगना चाहिए कि जब वो क्या करेगी, थ्रू द टेम्पररी या ओवर टाइम काम करवा लेगी, है ना। तो पहला सेशन हमारा गलत है। देन सेकेंड, external recruitment give immediate operation relief without the increasing long term। no, external recruitment हमें immediate operation relief नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे क्या होता है, जब आप external recruitment के थ्रू करते हो तो हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी अ सी, ओके। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉर शॉर्ट टर्म शॉर्टेज कंपनी प्रेफर करेगी ओवर टाइम टेम्पररी वर्कर, ना कि एक्सटर्नल हायरिंग करेगी, क्योंकि अगर एक्सटर्नल हायरिंग करोगे तो फुल रिक्रूटमेंट एक तो स्लो होता है और लॉन्ग टर्म फिक्स कॉस्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका कि वो पॉइंट है द फंक्शन जॉब एनालिसिस मेथोलॉजी विच फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फ्रेमवर्क एंड डिक्शनरी ऑक्यूपेशनल टाइटल। तो मैं आपको पता है पोजीशन फंक्शन जॉब एनालिसिस किसने दिया था, सिडनी फाइन ने दिया था। मैंने आपको सारे बताए थे, सिडनी फाइन ने क्या दिया था, फंक्शन जॉब एनालिसिस दिया था। मैककॉर्मिक ने क्या दिया था आपका, पोजीशन एनालिसिस, जिसमें 194 एलिमेंट थे। फ्लेगन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था आपका, क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक करी थी। एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने तो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया था। तो योर आंसर शुड बी अ बी, ठीक है। देन come to the question number 16. Which type of human resource planning model integrate the strategy business planning directly with the human resource management by focus on human resource yield, cost and productivity ratio across the multiple business unit? तो कौन से टाइप का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, तो कौन से टाइप का हमारा स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन मॉडल है, जिसे हम वॉकर एचआरपी मॉडल बोलते हैं, जो क्या करता है हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग को डायरेक्टली किसके साथ इंटीग्रेट करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमारे यील्ड क्या रिटर्न है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोडक्टिविटी रेशियो मल्टीपल बिजनेस के साथ। तो योर आंसर शुड बी ए सी। तो आपको पता है जेम्स वॉगन ने पैराडिग्म इंफेसाइज किया था, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो डायरेक्टली हमारा किसके साथ है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान के साथ लिंकेज करता है कॉर्पोरेट ग्रोथ डायरेक्टली विद द ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Then come to the 17th question. During the job analysis exercise, ONET system. तो जॉब एनालिसिस अगर एक्सरसाइज में बोलो तो ONET सिस्टम क्या होता है, तो ONET सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर टूल यूज टू मॉनिटर एम्प्लॉय, नो, ये होता है कंप्रेहेंसिव ऑनलाइन डेटाबेस डेवलप्ड बाय यूएसटी डिपार्टमेंट लेबर that classify occupational description across the standard descriptor। मतलब ये क्या है, कंप्रेहेंसिव ऑनलाइन डेटाबेस है, जो कि किसने किया है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने किया है, ठीक है। जो क्लासिफाई करता है कि यस इनके ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिप्शन ये होते हैं अक्रॉस द स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर। तो आपको पता है ओनेट क्या है, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जिसमें पहले का जो टाइटल था ओल्ड डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल, सर्वेज ग्लोबल बेंचमार्क, रिपोजिटरी और स्टैंडर्डाइज्ड जॉब डिस्क्रिप्टर, मतलब इसको इसलिए रिप्लेस कर दिया। तो याद रखिएगा ओनेट क्या है, ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। द सिचुएशन वेयर एन एचआर प्लानर, ठीक है, miscalculate retirement rate and discover that organization has too many mid-level manager with no upward mobility, what is option is called। तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा है
कि जब एचआर प्लानर क्या करता है, गलती से मिस कैलकुलेट कर देता है रिटायरमेंट की रेट से, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे मिड लेवल मैनेजर बच जाते हैं, ठीक है, और उनके लिए ऊपर हायरार्की में कोई पोजीशन नहीं बचती है। मतलब उन्होंने कहा कि गलत रिटायरमेंट कर दिया, अब यहाँ पे इन सब लोगों को प्रमोट होना है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका प्रमोशन बोटलनेक या स्ट्रक्चर आर्बिट्रेशन ग्लिच कहलाता है। तो बेंच सप्लाई फोरकास्टिंग, अगर सपोज सप्लाई आपने मिस जज कर दी, रिटायरमेंट रेट एट द टॉप पे गलत कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, चॉक कर देगा पाइपलाइन को, जिससे मिड लेवल जो होंगे वो वहां का प्रमोशन है वो फंसा रह जाएगा, ठीक है। योर आंसर शुड बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. In the position analysis questionnaire, the 194 elements are classified in 6 distinct structure category. Which of following is not one of? आपको पता है पोजीशन एनालिसिस जो क्वेश्चन था वो हमारा 6 कैटेगरी में डिवाइड था, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो इंफॉर्मेशन इनपुट तो है हमारा, ठीक है, मेंटल प्रोसेस भी है, रिलेशनशिप विद अदर ये नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस परफॉर्मेंस नहीं होता है स्ट्रक्चर कैटेगरी में। तो आपको पता है पी एनालिसिस वर्कर ओरिएंटेड है, वेरिएबल है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैट्रिक है, तो इंडिविजुअल जॉब एलिमेंट डिस्क्रिप्टर के लिए ये नहीं। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड सोशलाइजेशन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन टॉपिक के बारे में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगर लगता है कि लेंथी वीडियो हो जाएगी तो हम इसे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे दोबारा से काम करेंगे। An HR manager administered a psychometric test to current employee and simultaneously correlate their score with the immediate supervisor performance rating. What type of validity being established? तो आपको पता कौन सी वैलिडिटी है ये हमारी कंकरेंट वैलिडिटी है। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है, जब एक साथ आप करंट एम्प्लॉय की एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर रहे हो और साइमल्टेनियसली उसका स्कोर किसके साथ देख रहे हो, सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस भी उसको दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट टू करंट एम्प्लॉय, ठीक है। पहली बार तो आपने टेस्ट लिया, साइमल्टेनियसली उसका रिलेट कर रहे हो उसके स्कोर को किससे, सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस रेटिंग से, मतलब दो काम कर रहे हो प्रेजेंट में, तो कौन सी वैलिडिटी होगी, कंकरेंट वैलिडिटी। तो कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है, करंट एम्प्लॉय टेस्ट है, ठीक है। जहां हम देखो प्रिडिक्टिव मतलब जो हो गई, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, देन कंकरेंट होती है जो आप करंट एम्प्लॉय को टेस्ट करते हो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस जो अभी है एग्जैक्ट सेम ऑफ पॉइंट में, जब उसके साथ कंपेयर करते हो तब वो कहलाती है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है, ट्रैकिंग डेम ओवर टाइम, मतलब या एक टाइम में, एक करंट टाइम में तुमने सब कुछ कर लिया तो वो करेक्ट है, और जो ओवर टाइम आप कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द कंजुगेटिव इंटरव्यू ए मॉडरेटली क्वालिफाइड कैंडिडेट इज इवेल्युएट इमीडिएट after an exceptionally brilliant candidate. The panel rate to moderate candidate completely incomplete. What rating error? तो आपको पता है कि सपोज करो आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो आपसे पहले जो इंटरव्यू हुआ था, तो आपके पहले जो क्वालिफाई कैंडिडेट आया है ना, एक एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कैंडिडेट आया जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप आए और आप क्या हो, मॉडरेट कैंडिडेट हो, तो ये कंप्लीटली उसके अकॉर्डिंग इनकम्पिटेटिव, तो कौन सा एरर हुआ, हेलो एरर नहीं हुआ। हेलो एरर होता है जब एकदम पॉजिटिव इफेक्ट के बेसिस पर आप इंसान को पूरा जज करते हो, लीडेंसी मतलब आप मिडिल एवरेज, तो कंट्रास्ट इफेक्ट हुआ, एकदम अपोजिट हुआ, तो योर आंसर शुड बी सी। तो कंट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, जब इंटरव्यू वैल्यूएशन कर रहा है कैंडिडेट को, वो मार्क्स वाइज कंपेयर पीछे के कैंडिडेट से कंपेयर करने लग जाता है, ठीक है, कि यस ये तो पिछले वाला बहुत अच्छा था, ना कि वो ऑब्जेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को देखता है। तो ये इस तरह का इफेक्ट क्या कहलाता है, कंट्रास्ट इफेक्ट कहलाता है। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Then come to the question number 3. According to John Van Manen, Agerson, what are the 3 macro state of employee socialization in organization arranged in correct chronological sequence? तो अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो कौन सा है, किसका हम बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि सोशलाइजेशन कैसे होता है एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले क्या होगा, प्री अराइवल होगा, देन एनकाउंटर होगा, देन मेटाफोरस होगा, इस तरीके से हम करते हैं। तो सोशलाइजेशन बिगिन किस होती है, प्री अराइवल, एक्सपेक्टेशन बिफोर द ज्वाइनिंग, मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। देन प्रोग्रेशन इन टू एनकाउंटर, अब क्या करोगे, आप रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, देन फिनिश द मेटाफोरस, देन लॉन्ग टर्म आप एडजस्टमेंट हो गए। तो योर आंसर शुड बी अ सी ऑप्शन। Then come to the question number 4. In selective matrix, if an organization rejects an applicant who possesses excellent technical skill, would have been the top performer, what type of selection error has been committed? तो आपको पता है
एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दिया जिसके पास बहुत अच्छा स्किल था, वो बहुत टॉप परफॉर्मर था, तो इसे हम कौन सा एरर बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट नेगेटिव एरर, टाइप सेकंड एरर। मतलब आपने अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने खराब कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया जो सुटेबल नहीं है, उसे बोलते हैं टाइप वन एरर। फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा? जब अच्छा था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो योर आंसर शुड बी सी। टाइप सेकंड एरर क्या होता है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एरर रिजेक्टेड एप्लीकेंट, वो एक्चुअली उसके लिए सूटेबल था। फर्स्ट पॉजिटिव क्या होता है? जब आपने ऐसे इंसान को हायर कर दिया जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Which tool utilizes historical mathematical data to trust the absolute percentage of applicant who successfully clear one recruitment stage advance to next statement of selection of funnel? तो कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल कौन सा टूल यूटिलाइज करें जिससे हम क्या करेंगे, कितने एप्लीकेंट सक्सेसफुली सेलेक्ट हुए, मतलब अप्लाई किया है, देन कितनी रिक्रूटमेंट स्टेज पे आ गए और नेक्स्ट स्टेप पे सिलेक्शन फाइनल में कितने जाएंगे। तो आपको पता है कौन सा है? रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड के बेसिस पे हम देखते हैं। रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड क्या होता है? कैलकुलेट करता है ऑपरेशन इफिशिएंसी रेशियो डिफरेंट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सपोज कितनों ने वैकेंसी करी, देन कितने ने अप्लाई लीड जनरेट हुई, देन कितना इनवाइट हुआ, देन कितने ने इंटरव्यू दिया, देन कितने का ऑफर हुआ, मतलब इस चीज को देखता है। तो योर आंसर शुड बी अ सी। Then question number 6. An interview pause questions. Imagine your team leave the factory floor due to the sudden safety rumor rights before the major shipment deadline. How would you handle this situation? This represent which interview methods? Suppose एक इंटरव्यू ने, सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपकी टीम जब लीव करती है जब कोई सडन सेफ्टी रूमर फैल जाता है, ठीक है, और आप उसमें बोला कि कोई सेफ्टी हजार्डियस होने वाला है, तो सब लोग कंपनी के छोड़ने लग गए। देन अब आपकी उससे पहले आपको एक शिपमेंट डेडलाइन है, आपको एक फिनिश डेट है, उस पर आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको पता है इस तरह के इंटरव्यू होते हैं हमारे सिचुएशन इंटरव्यू। ठीक है, सिचुएशन इंटरव्यू क्या होते हैं? ऐसी सिचुएशन दी जाती है जैसे फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिहेवियर इंटरव्यू कैसे होते हैं? बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू, वो डिस्क्राइब एक्चुअल पास्ट बिहेवियर, कैसे अपने बारे में बताओ, तुम पास्ट बिहेवियर में अपने पास्ट के बारे में बताओ। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी है। देन टू द क्वेश्चन नंबर 7, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ न्यू मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, एन एचआर स्पेशलिस्ट administer the exact same tool to control group twice with a 2-week gap. What specific metric is being evaluate? तो इन्होंने क्या बोला कि कौन सा एक आपने क्या किया, स्टेबिलिटी चेक करनी है न्यू मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स के थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने क्या सेम टूल यूज किया है और उसी कंट्रोल ग्रुप पे 2 बार किया, फिर कैसे 2 वीक के गैप से कर रहे हैं, मतलब उसी पे 1 वीक पहले 15 दिन पहले किया, फिर 15 दिन बाद किया। तो कौन सा इवेल्यूएटेड टेस्ट कहलाता है? तो वो कहता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब एक ही चीज को हम बार बार कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए करते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है डेटा स्टेबिलिटी ओवर टाइम, सेम इंस्ट्रूमेंट पे सेम सब्जेक्ट पे 2 सेपरेट पॉइंट पे हम सिमिलर कंडीशन को चेक करते हैं। तो योर आंसर शुड बी अ सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड अ रियलिस्टिक जॉब रिव्यू टू कैंडिडेट ड्यूरिंग द लेट रिक्रूटमेंट फेज। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले क्या होता था ट्रेडिशनल, कि सब लोग ना जब आप इंटरव्यू देने जाते तो ये बताते थे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अब क्या आया? रियलिस्टिक जॉब रिव्यू आया। मतलब जो हमारे रिक्रूटमेंट फेज जो हो जाता है, जैसे रिक्रूटमेंट कर लिया तो हम उसे रियलिटी बताते हैं कि देखो, आपको ऐसा नहीं है, सारी अच्छी चीजें नहीं बताते हम, जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है सारी चीजें बताते हैं रियलिटी की। ये कहलाता है रियलिस्टिक जॉब रिव्यू। मतलब ये आपको ये बताएगा कि हाँ, आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इनमें से ये बोला था कि प्राइमरी ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो लेट रिक्रूटमेंट फेज में जो अभी हम करते हैं, तो पहला टू मैक्सिमाइज टोटल इनिशिएट वॉल्यूम ऑफ जॉब एप्लीकेशन, नो ये तो हो नहीं सकता। टू पॉइंट आउट एक्सक्रेटली पॉजिटिव इमेज, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पहले के टाइम पे हो जाता है कि एक वर्किंग कंडीशन को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। टू रिड्यूस अर्ली टर्नओवर बाय बैलेंस बोथ पॉजिटिव, यस। जो लोग जैसे सपोज करो रिक्रूटमेंट में आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने सबने पहले आपने उसको अच्छी अच्छी बातें बता दी, फिर आपने उसे ज्वाइन किया, अब वो क्या करेगा, जल्दी छोड़ के चल जाएगा। तो जो हमारा RJP का ऑब्जेक्टिव है उसे कम करना है कि अगर जो ने सिलेक्शन होना होगा तो वो कंटिन्यू करेंगे, जिन्हें लगता है कि मैं चैलेंज नहीं कर सकता वो पहले ही क्विट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस अर्ली टर्नओवर, मतलब लोग छोड़ के जाने का जो रेट है वो कम हो जाता है। देन आपको पता है कैंडिडेट रियल प्रो एंड कॉन्स बताते हैं, जो जाने वाले होते हैं, जो भाग जाते हैं, जो मिसमैच होता है एप्लीकेंट का स्टार्टिंग में,
और इन्हें क्या होता है, जैसे कि जब वो उन्हें कम शौक लगते हैं ना, जैसे आपको पहले से पता है कि ये इसमें चैलेंजेस है, तो वो अपना मेंटली पहले से प्रिपेयर होगा, तो वो उनका वॉलंटरी अट्रिशन क्या होता है, लो हो जाता है। तो योर आंसर शुड बी RJP. Then come to the question number 9. Which selection method require candidate to participate in extensive 2 to 3 exercise day involving in basket, leadership, group discussion, role play, score by multiple trainee assessor? कौन सा सिलेक्शन मेथड है? तो आपको पता है ये असेसमेंट सेंटर होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं 2 to 3 दिन तक, जिसमें बहुत सारे मतलब लीडरशिप, ग्रुप डिस्कशन होंगे, इन बास्केट होगा, रोल प्ले होगा, बहुत सारे ट्रेनिंग उन्हें असेस करेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट सेंटर क्या होता है, होलिस्टिक टैलेंट इवैल्यूएशन होता है, जिसमें मल्टीपल सिमुलेशन मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, बास्केट भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, और बहुत सारे रेटर होंगे जो आपको असेस करेंगे आपकी कॉम्पिटेंसी पे। Then come to the question number 10. Content validity cannot be calculated as a mathematical correlation coefficient like a criteria related validity. ठीक है, then content validity established by the qualitative ratio judgment by subject matter expert to check if test clearly sample actually job task. Yes, वेरी ट्रू, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कंटेंट वैलिडिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड रहती है, एक्सपर्ट सेंसेस के ऊपर। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि उनके बेसिस पे डिपेंडेंट रहती है, तो हम आपको से मैथमेटिकल कोरिलेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप स्टेब्लिश किसकी, क्वालिटेटिव रेशियो जजमेंट के बेसिस पे होती है। तो आपको पता है डिपेंड ऑन एक्सपर्ट सेंसेस, इंडेक्स लाइन लॉ, CBR, रेदर देन द एम्पेरिकल, ऑब्जर्व नहीं करते, इसमें कैलकुलेट नहीं करते कोरिलेशन की तरह, इसमें रिलेशनशिप नहीं देते हम, है ना। रीजनिंग परफेक्टली एक्सप्लेन व्हाई इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड कोरिलेशन। यस, both A and R. Then come to the question number 11. In selection theory, the selection ratio is mathematical calculate. Selection ratio हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Total number of applicant by number of selected candidate? No. Number of available vacancy and total number of applicant. हम ऐसे ही करते हैं कि सिलेक्शन रेशियो कितनी वैकेंसी है, देन आपके पास कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो योर आंसर शुड बी अ बी, सिलेक्शन रेशियो वैकेंसी ऑन हायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। सपोज करो लो सिलेक्शन रेशियो क्या कहेगा, 1:100, मतलब 100 में से आप सिर्फ एक को सेलेक्ट कर रहे हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. An application screening tool that assign explicit numerical weightage to the historical background factor like education or tenure to predict job success is called. तो इन्होंने बोला कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम उनको क्या देते हैं, एक न्यूमेरिकल वेट देते हैं कि उनके फैक्टर के बैकग्राउंड के बेसिस पे, जैसे आपने 12th में इतना % आया, ठीक है, इतना आया, तो उसके बेसिस से हम उन्हें वेटेज दे देते हैं। तो वो कौन सा है, वो होता है हमारा वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक। वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है, जब आप हर किसी चीज को एक स्पेसिफिकली नंबर दे देते हैं, जैसे आपने मास्टर्स की है, कहाँ से की है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा। तो उससे हम क्या करते हैं, लॉन्ग जो टर्म है परफॉर्मेंस रिटेंशन का रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, प्रीवियस के बेसिस पे। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. In an interviewer value candidate who graduate from their own alma mater or see a similar personal value over other applicants, which systematic error to play here? कोई इंटरव्यू क्या कर रहा है, अपने आप से रिलेट कर रहा है ना कि यस ये तो मेरे जैसा है, तो ये कौन सा होगा, सिमिलर टू मी। ठीक, क्लोनिंग इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे आप फर्स्ट टाइम आए वो इंप्रेशन हो गया, वो हो गया। हॉर्न इफेक्ट हो गया आपका, एक नेगेटिव ट्रेट देखा उसके बेसिस पे। तो आपका आंसर है सिमिलर टू मी। सिमिलर टू मी इम्पैक्ट क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं ना कैंडिडेट को फेवर करने लग जाते हैं, उससे लगता है तो मेरी तरह एक्ट कर रहा है, मेरी जैसे मेरी सेम बैकग्राउंड से आ रहा है, या मेरे कास्ट का, या मेरे रिलीजन का, या मेरे कास्ट का, मतलब ये सारी चीजें जब आ जाती है तो ये होता है सिमिलर टू मी। ठीक है, ये वाला है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. Which specific form of validation demonstrated that a selection test is completely free from culture or racial bias and measure only the abstract psychological trait is claimed to target? उन्होंने बोला कौन सा ऐसा स्पेसिफिक वैलिडेट करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट है जो फ्री फ्रॉम कल्चर, कोई इसमें बायसनेस नहीं होती, कोई इसमें रेसेस नहीं होती, सिर्फ वो ओनली द एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रेट क्लेम करता है, टारगेट वो कंस्ट्रक्ट होता है, उसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं, जो टेस्ट को एक्यूरेटली मेजर करती है एंड द अंडरलाइंग द एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड इमोशनली रेजिलेंस के बेसिस पे, उसका कहाँ से आ रहा है, क्या वेरिएबल है, उससे कोई मतलब नहीं। तो योर आंसर शुड बी कंस्ट्रक्ट। कंकरेंट होता है जब हम सेम टाइम पे ही करते हैं ना, प्रेजेंट में। ओके, जब हम बिहेवियर स्ट्रक्चर इंटरव्यू करते हैं तो स्टार फ्रेमवर्क
क्या होता है, कैंडिडेट किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करे उसके बिहेवियर को देखने के लिए। तो स्टार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टार की फुल फॉर्म होती है कोई जब बिहेवियर देख रहे हो तो वो किस सिचुएशन में क्या टास्क है उसके बेसिस पे क्या एक्शन लेगा और क्या रिजल्ट आएगा। तो योर आंसर शुड बी सी, सिचुएशन, एस टी स्टैंड फॉर टास्क, देन एक्शन, देन रिजल्ट। तो ये क्या होता है, टेक्निक होती है हमारे बिहेवियर फेजेस में। सिचुएशन मतलब क्या कंटेक्स्ट में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, देन एक्शन व्हाट यू डू आपने क्या किया, देन क्वांटिफाइबल आउटकम क्या है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। देन 16 क्वेश्चन नंबर में होता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन यूज मल्टीपल हर्डल मॉडल ऑफ सिलेक्शन। जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हर्डल मॉडल ऑफ सिलेक्शन यूज करती है तो क्या कैंडिडेट वेयर व्हाट हैपन व्हेन अ कैंडिडेट फेल टू क्लियर अ सिंगल टेस्ट इन सीक्वेंस। तो क्या होगा जब वो बहुत सारे उसने हर्डल मॉडल यूज करे लेकिन एक टेस्ट में वो फेल हो गया तो क्या होगा। तो क्या हुआ, कैंडिडेट इज इमीडिएटली डिसक्वालिफाइड, ठीक है, एंड एलिमिनेट फ्रॉम द सिलेक्शन। अगर उसने बहुत सारे जैसे उसने बहुत सारे मॉडल ऑफ सिलेक्शन है, अगर वो कैंडिडेट इनमें से एक में भी क्वालिफाई नहीं हो, अगर एक में भी डिसक्वालीफाई हो गया तो वो कैंडिडेट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी बी। द मल्टीपल हर्डल मॉडल इज नॉन कंपेंसेटरी, मतलब ये तो आपको पास करना ही करना है ईच हर्डल सीक्वेंस में। अगर कोई भी सिंगल स्टेज में अगर आप नहीं किए तो आपका इमीडिएट एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यार आंसर बी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of selection test evaluate the individual basic sensory capability, physical coordination and dexterity motor skill। कौन सा है, तो पता है आपको कौन सा है, साइकोमोटर टेस्ट है। आपको पता है जब मैंने आपको साइकोमोटर पढ़ा, कॉग्निटिव होता है हमारा दिमाग का, ठीक है, माइंड का सारा होता है। देन साइकोमोटर होता है आप मूवमेंट, सेंसरी, फिजिकल कोऑर्डिनेशन करना है, कोई आपको ड्राइविंग करनी है, ठीक है, या फिर डेक्स्ट्रिटी कोई चीज आपको सिखानी है, तो ये साइकोमोटर टेस्ट होगा। तो योर आंसर शुड बी बी। साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को असेस करता है, मोटर डेक्स्ट्रिटी को देखता है, फिजिकल रिएक्शन देखता है, स्पीड को, मेक देम टीक मतलब किस तरीके से वो असेंबल कर रहे हैं किसी चीज को, ये सारी चीजें हमारी इसमें ऐड होती है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है इंटरनल रिक्रूटमेंट source generally boost current employee morale but can risk organization stagnation. Relying strictly on internal promotion can create a Peter principle effect and block infusing innovative. Yes, correct. क्योंकि जो internal recruitment जो होता है वो हमारा क्या होता है, बात तो देता है, ठीक है, जनरली बूस्ट करता है करंट एम्प्लॉय मोरल को कि अगर आप करोगे तो आपको यहाँ आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी एक जगह पे स्ट्रक बन के रह जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रिक्टली अगर इंटर प्रमोशन पे रहोगे आप तो वो पीटर प्रिंसिपल इफेक्ट आएगा, मतलब आप इनोवेटिव एक्सटर्नल चीज में जो करंट में क्या चला वो चीजें नहीं आएगी। पीटर प्रिंसिपल होता है लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसी, इंटरनल हायरिंग पाथ कैन ब्रीड इंश्योरिटी, इफ ए फर्म ओवर रिलाई ऑन प्रमोशन talent can rise their incompetence and ब्लॉक फ्रेशिंग आउटसाइड। बाहर क्या चल रहा है, कैसा माइंड चल रहा है। जब भी मैं कहती हूँ जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों का क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टीचर से स्टडी करते हैं जो हमारे मोस्ट फेमस है, आई नो दे आर वेरी गुड, बट आपको जरूरत है ना एक अपडेटेड वर्जन लाने की, जो पुराना प्लेटफॉर्म में स्टडी कैसे न्यू टेक्निक को हम यूज करते हैं, तो ये आपको होना चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ जो नए टीचर आते हैं जो अपना एक्सपोजर देना चाहते हैं तो आपको उसको ग्रेस्प करना चाहिए। योर आंसर शुड बी। Then come to the question number 19. A candidate look at the selection test, remark that is appear to measure coding skills simply to face value. What is the superficial attribute to candidate describing? तो उन्होंने बोला कि क्या है, तो ये पता है फेस वैलिडिटी होती है कि आपने क्या किया, फेस वैलिडिटी क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, नॉन स्टेटिकल मेजर है, ठीक है, इसे आप देख नहीं सकते। वो देखता है किसके बेसिस पे, एक टेस्ट लुक रिलेवेंट, अगर उसको लगता है कि टेस्ट रिलेवेंट है तो वो टेस्ट टेकर एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख लेता है। तो कैंडिडेट लुक एट सिलेक्शन टेस्ट एंड रिमार्क अपीयर टू मेजर कोडिंग स्किल्स सिंपली ऑन फेस वैल्यू के बेसिस पे। तो ये हमारा फेस वैलिडिटी होता है। Then come to the question number 20. In selection measurement theory, what is the core structure difference between speed test and power test? आपको पता है क्या डिफरेंस है? देखो स्पीड टेस्ट क्या होती है, वो हमारा फीचर होता है ना, इजी अंदर से एक फीचर होता है कि कितने टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। पावर टेस्ट होता है डिफिकल्ट आइटम विद नो फंक्शनल टाइमिंग, कि कितना डिफिकल्ट चीज को आप सोल्व, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। स्पीड टेस्ट में आपकी टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के अंदर आपको करना है, ठीक है, इजी आइटम को। पावर टेस्ट होता है डिफिकल्ट आइटम के लिए, कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी बी। तो स्पीड टेस्ट इवैल्यूएट प्रोसेस वेलोसिटी यूजिंग सिंपल क्वेश्चन, कि आप टाइट टाइम में इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे या नहीं। पावर टेस्ट होती है अपर कॉग्निटिव कैपेसिटी, उसमें आपको टाइमिंग को कोई प्रेशर नहीं है पर आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो योर आंसर शुड बी बी। देन
अब हमारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन खत्म हो गया। अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके बाद हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, देन हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। देखो, in an organization evaluate soft skill training program by measuring the hard corporate financial outcome such as a 12% reduction in customer churn and increased sales value according to Kirkpatrick framework. What is label X? मैंने आपको बताया कि Kirkpatrick के मॉडल रिजल्ट है ना, कि देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, इवेल्युएट कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। इवेल्युएट हमेशा याद रखना रिजल्ट में आएगा। तो क्या होता है, लर्निंग बिहेवियर रिएक्शन देन रिजल्ट, यही तो होता है, रिएक्शन देन लर्निंग देन बिहेवियर देन रिजल्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि उसने क्या करी, इवेल्युएट कर रही है। तो इस चीज को पढ़ो, हार्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस की 12% रिडक्शन हुआ कस्टमर में और सेल्स वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा हो गया डी, क्योंकि जो लेवल 4 है वही मेजर करता है हमारा मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का। कॉस्ट रिडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी गेन हो गई, टर्नओवर है। तो आपको अब क्या करना है, क्रिकपैट्रिक मॉडल ट्रेनिंग का पढ़ना पड़ेगा। Then come to the question number 2. A plant supervisor evaluate the assembly operator entire annual performance based on strictly on operation error completed last 2 week of November, ignoring 10 month of excellent productivity। कौन सा एरर, मतलब इसने क्या किया कि जो इंसान पूरा एनुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है, लेकिन उस स्ट्रिक्टली उन्होंने क्या कर दिया, जो उसने 2 वीक नवंबर में थोड़ा ऑपरेशनल एरर हो गया, तो उसने क्या किया, टू 10 मंथ में, जैसे 1 साल इंसान ने काम किया, ठीक है, उसका असेसमेंट हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया, जो उसके 10 मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो 2 मंथ में उसने कुछ एरर हो गए, तो उस टाइम के अगर वो उसके बेसिस पे उसको इवेल्युएट करता है, तो वो कौन सा इफेक्ट होगा, तो वो होता है रिसेंसी बायसनेस। मतलब आपने पीछे कितनी भी मेहनत करी, लेकिन अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, उसको इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसेंसी इफेक्ट। तो रिसेंसी बायस होता ही जब है जो ओवर इम्फेसाइज करता है मोस्ट रिसेंट बिहेवियर को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या आपने अच्छा कर दिया पीछे का बोला राइट बिफोर द अप्रेजर साइड, और फेलिंग असेस टू एंटायर ट्रेकिंग टाइमलाइन को नहीं करता, जो अभी रिसेंट हुआ उसी के बेसिस पे आपको इवेल्युएट कर दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Which performance appraisal methodology integrate the qualitative advantage of critical incident with the quantitative skill of property of graphic rating system using the behavior anchors? तो मैंने आपको बताया कौन सा स्केल है, तो आपको पता है बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल्स होता है, जिसमें क्या करता है कि दो मेथोडोलॉजी को इंटीग्रेट करता है। एक तो आपको रेटिंग करेगा और एक क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के बेसिस पर, मतलब एक ग्राफिंग होगा उसमें, ग्राफ के थ्रू भी, और क्रिटिकल इंसिडेंट को ऑब्जर्व भी करेगा। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो हमारे बिहेवियर एंकर रेटिंग स्किल्स में होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है ये क्या है, ग्राफिक रेटिंग प्लस रियल वर्ल्ड एग्जांपल अलाउ द न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंकर है, रेटर ऑब्जेक्टिव। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क पॉइंटर किसने किया था, सबसे पता होना चाहिए आपको, कापलान एंड नॉर्टन ने दिया था। मेजर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस थ्रू द 4 डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव। उन्होंने 4 डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव दी थी, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है हमारा, इंटरनल बेसिस बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव है, लर्निंग एंड ग्रोथ है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो योर आंसर 4 पर्सपेक्टिव कौन से थे, हमारा फाइनेंशियल, देन हमारा कस्टमर, देन इंटरनल एंड लर्निंग ग्रोथ। ठीक है, कस्टमर वाला था यहाँ पर, यहाँ पे क्या हुआ, कंपिटिटर दे दिया, तो ये हमारा नहीं है। योर आंसर इज डी। Then come to the question number 5. Before launching a nationwide tech training program, an HR team run a training need analysis by dissecting expert workflow process, task demand and required KSA, knowledge skill aptitudes of for objective of the specific position. This is which level of training need analysis? तो आपको पता है ये कौन सा लेवल है, ये टास्क एनालिसिस है। उन्होंने बोला कि अभी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करा, ट्रेनिंग एनालिसिस हम 3 टाइप्स की करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वर्कफ्लो प्रोसेस को डिसेक्ट कर दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया प्रोसेस को, टास्क डिमांड में क्या रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी लेवल पर कर रहे हैं, तो हम ये कौन से लेवल पर कर रहे हैं, हम ये टास्क और ऑपरेशन एनालिसिस के लेवल पर कर रहे हैं। तो टास्क ऑपरेशन लेवल फोकस करता है जॉब को, ड्यूटी को, रिक्वायर्ड वर्क इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंट ऑफ हु इज करंटली सिटिंग, उसे कोई मतलब नहीं होता कौन सीट पे बैठा है, बस वो चीज को एनालिसिस करता है। तो आपको पता है हमारी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होती है, पर्सनल एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, देन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तो ये आपको पता चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. टू ट्रेन एरोस्पेस technician without the stopping actual assembly line workflow, an electronics company set up in separate training lab equipped with the duplicate इक्विपमेंट मिररिंग द रियल प्लांट फ्लो। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कौन सा है, ठीक है, बी है ना, वेस्टिबल ट्रेन, उन्होंने बोला कि ट्रेन करना है हमें एरोप्रेस टेक्नीशियन को।
तो हम अब एक्चुअली असेंबली लाइन को तो बंद नहीं कर सकते, तो उन्होंने कही एक साइमल्टेनियसली सेम इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक सेपरेट ट्रेनिंग लैब करी, डुप्लीकेट एज टू एज, मतलब मिररिंग द रियल प्लांट, मतलब एक जैसा बनाया पर एक्चुअल में नहीं है। तो आपको पता है वो कौन सा होता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग ही ऑफ द जॉब मेथड होता है, जिसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर वहां पे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रोडक्शन पाइपलाइन हमारी डिस्टर्ब हो। तो योर आंसर शुड बी अ बी। Then come to the question number 7. When executing a 360-degree performance feedback program, what is the fundamental structure purpose of anonymized and aggregating multi-source evaluating input? क्या है ये, मतलब क्या फंडामेंटल इसका वो पर्पज है इस चीज का? टू लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस टाइमलाइन? नो। टू एलिमिनेट आवर फीडबैक मैट्रिक्स? नो। सबऑर्डिनेट टू सिक्योर डेवलपमेंटल कैंडर एंड प्रिवेंट इंटरपर्सनल रिटेलिएशन? यस, इसके लिए हम 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक क्या होता है कि आप अपने कलीग से भी ले रहे हो, आप अपने जूनियर से भी ले रहे हो, आप अपने सीनियर से भी ले रहे हो, स्टेक होल्डर से भी ले रहे हो, ये 360 डिग्री कहलाता है। तो योर आंसर शुड बी, इस एनोनिमिटी क्या होता है कि अगर आप किसी को बताओ मत, तो एनोनिमिट क्यों करते हम, क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है आपका पीयर सबऑर्डिनेट। जैसे नाम है तो आपको क्या होगा, पर्सनल ग्लेज आ जाएगा, यार इसने मुझे ऐसा फीडबैक दिया है, यार इसने मुझे अच्छा दिया, मुझे इसके साथ पता नहीं। तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट वर्क प्लेस रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं जो उनका रिलेशनशिप है ना उसको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, कि कहीं प्रोफेशनल रिलेशन ना आ जाए, मतलब लोग एक दूसरे से लड़ने ना लग जाए। तो अब हम क्या, अनोनिमस मतलब गुप्त नाम के बेसिस पे हम उनका फीडबैक देते हैं। Then come to the question number 8. According to adjacent career anchor model, professionals whose choice are driven by overreaching desire to solve image, dictate their own work schedule, maintain freedom from rigid corporate rule is anchored by. तो आपको पता है कि इसके जो क्वेश्चन हमारा ये है, ये कौन सा ऑटोनॉमी है, मतलब इसमें बोला कि कौन सा एंकर पॉइंट है। जैसे आपको पता है एजेंट ने करियर एंकर्स मॉडल दिए थे, जिसमें हमारे 4 हैं, अब करियर में पढ़ो तो अब 8 हो गए, ठीक है। तो मेन जो हमारे करियर एंकर प्रोफेशनल में, तो उन्होंने बोला कौन सा है जो अपनी सेल्फ इमेज, अपने लिए काम कर रहा है, अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके रखना है, किसी भी कॉर्पोरेट रूल्स में, किसी कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना सकता। तो ये कौन से करियर वाले होते हैं, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस वाले होते हैं। टेक्निकल जिन्हें मैकेनिकल वर्क बहुत पसंद है, सिक्योरिटी जिन्हें अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए, और जो रिस्क लेते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। ये 4 होते हैं, टेक्निकल, ऑटोमेटिक, सिक्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस होता ही है कि जो प्रायोरिटाइज करे अपनी फ्रीडम को ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो ए मैनेजर असाइन आइडेंटिकल एवरेज, सपोज करो कि सारे 20 जो वो आइडेंटिकल, उन्होंने क्या किया, एवरेज स्कोर दे दिया, मतलब अबव द एवरेज दे दिया, ठीक है। जैसे आपका 50 में से 25 है, सबको 35 नंबर दे दिया, अच्छा मतलब दे दिया, क्यों? क्योंकि उनके एनुअल इवैल्यूएशन हो, जिससे कि उनके आपस में कोई इंटरपर्सनल टेंशन ना हो। तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा, ये होगा पॉजिटिव लीनियंसी डिफेक्ट। पॉजिटिव लीनियंसी क्या होता है, जैसे हॉर्न इफेक्ट होता है, वो हमारा हो गया, हॉर्न इफेक्ट हो गया, आपने एक नेगेटिव ट्रेट के बेसिस पे उसको सारा ट्रेट दे दिया। सेंटर टेंडेंसी हो गया, सबको एवरेज दे दिया, ठीक है। पॉजिटिव टेंडेंसी हो गया कि सबको अच्छा दे दिया, किसी को एवरेज भी नहीं दिया ना नेगेटिव दिया, सबको अच्छा दिया, क्योंकि उसके आपस में कन्फ्लिक्ट ना रहे। तो योर आंसर शुड बी अ पॉजिटिव टेंडेंसी इन्वॉल्व रेटिंग ऑल एम्प्लॉय हायर देन ऑब्जेक्टिवली डिजर्व। सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, जब आपको उनको एग्जैक्ट मिडिल एवरेज पॉइंट ऑफ स्किल देते हैं, जब होता है। तो याद रखिए पॉजिटिव टेंडेंसी। देन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, Peter Drucker management by objective system function on structure assumption that performance increase when goal are joint collaborative and cascading. What is the final step in MBO cycle? तो इसका क्या होगा कि पीटर ड्रकर ने, आपको पता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था। तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल अजम्पशन है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कब होगी, जब सारे गोल को हम जॉइंट कोलैबोरेट करेंगे, मतलब सारे गोल को एक दूसरे से मिला के रखेंगे, जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो फाइनल स्टेप क्या है एमबीओ साइकिल का, तो फाइनल स्टेप फॉर्मुलेट कॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन, नहीं, तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिंग एन ऑल ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू रेशनल एनालिसिस। यस, ये है आपका कि आपने क्या किया, एग्जीक्यूट हो गया, अब आप क्या कर रहे हो, अब परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हो, रेशनल एनालिसिस करो, अलॉकिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क रिवॉर्ड, नो डिफाइनिंग प्रपोजल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, नहीं। तो योर आंसर शुड बी अ बी। तो एमबीओ क्या कंक्लूड करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, असेस करता है, आउटकम देखता है जो आपने टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट किए। तो फीडबैक डायरेक्टली इनटू नेक्स्ट साइड प्लानिंग। अब इसके द्वारा फिर आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, फिर से प्लानिंग में चले जाओ। तो आपको पता है एमबीओ में क्या होता है, हम गोल्स बनाते हैं, फिर उनके नीचे नीचे छोटे छोटे गोल बनाते हैं, फिर गोल बनाते हैं, इस तरीके से हम उनको एक ऑब्जेक्टिव सेट करके अपना आउटकम अचीव करते हैं। Then come to the question number 11. Which is specialized of the job training method placed a management trainee in a simulated scenario where they must process the stack of memo, customer complaint report with the strict
टाइम फ्रेम। तो आपको पता है इन बास्केट एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक ट्रेनिंग देते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हम उन्हें बहुत सारा काम दे देते हैं, ठीक है, स्टैक ऑफ मेमो दे दिया, कस्टमर कंप्लेंट दे दी, रिपोर्ट दे दी, और स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में फिर हम उनको देखते हैं कि वो किसके प्रायोरिटी के बेसिस पे। ये होता है इन बास्केट। जैसे आपने बहुत सारी ईमेल दे दी, अब वो देखेगा किसका ईमेल का रिप्लाई पहले करेगा। तो इन बास्केट एक्सरसाइज क्या होती है, आपका डेलीगेशन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देखती है। ट्रेनिंग को देखो कि वो किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहा है और एक्शन ले रहा है, और उसके टाइट डेडलाइन में किस तरीके से वो काम करता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। In a performance tracking framework, a 9-box grid matrix evaluate internal talent assessed by mapping to matrix against the horizontal and vertical axes. तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कौन सा है, करंट जॉब परफॉर्मेंस वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। मैंने कल ही आपको करियर मैनेजमेंट का पढ़ाया था कि इस तरीके से ग्रिड होता है 9 बॉक्स का। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये इस एक तरफ आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब पास्ट की परफॉर्मेंस, और एक आपका देखेंगे पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करनी है, मैट्रिक इंटरनेट टैलेंट असेस कैसे करते हैं, दो मैट्रिक, हॉरिजेंटल एंड वर्किंग। तो हॉरिजेंटल हमारा कैसा होगा, करंट जॉब परफॉर्मेंस, अभी उसका करंट जॉब परफॉर्मेंस क्या है, और ये हो गया, एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल आपका ये हो गया। तो इसके बेसिस पे हम ग्रेड बनाते हैं, जैसे कौन हमारा राइजिंग स्टार है, कौन हमारा स्टार है, ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि 9 बॉक्स ग्रेड क्या है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है कि कौन ऐसे जो हमारे अंदर एम्प्लॉय हैं जो हमारे हायर पोजीशन की जगह लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे हमने करंट परफॉर्मेंस कर दिए, एक जगह पे फ्यूचर पोटेंशियल कर दिए, देन हमने ये देखें लो परफॉर्मेंस टू हाई पोटेंशियल स्टार। तो यहाँ पे लो परफॉर्मेंस है, देन ये हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, और ये हमारा जो ग्रेड होता है हाई परफॉर्मेंस एंड हाई पोटेंशियल, ये हमारे लीडर्स जिन्हें हम फ्यूचर स्टार्स बोलते हैं, ये हमारी जगह लेते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। When an organization use Chris agrees double loop learning model during corporate development, what is the employee encouraged to re-examine? तो उन्होंने बोला कि हम एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है क्रिस अग्रिस डबल लूप लर्निंग, ठीक है। और जब कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है तो एम्प्लॉय क्या हम अनकरेज करते हैं कि दोबारा से वो देखें, ओनली द इमीडिएट ऑपरेशन बेबी यूज टू फिक्स वर्क फ्लो, नो। जब फंडामेंटल अंडरलाइंग नॉर्म्स वैल्यू स्ट्रेटेजिक अजम्पशन ड्राइव ऑपरेशन, कौन कौन से नॉर्म्स हैं, कौन कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक अजम्पशन है जो आपके ऑपरेशन बिहेवियर को कर रहे हैं। तो सिंगल लूप लर्निंग क्या होती है, करेक्ट करती है एरर बाय एडजस्टिंग बिहेवियर टू मीट एग्जिस्टिंग गोल। देखो सिंगल लूप हो गया कि आपने कोई एरर किया तो आपने उसको करेक्ट कर दिया, उसका बिहेवियर को चेंज करके। डबल लूप लर्निंग हो गई, और डीपर में जाएगी, क्वेश्चनिंग करेगी, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेगी, उसके मेट्रिक को देखेगी, सिस्टमेटिक अजम्पशन करेगी सारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो योर आंसर शुड बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस डिजाइन टू अलाइन इंडिविजुअल गोल विद अ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये तो सही है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या, ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। रीजन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डिस्क्रीट पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट फोकस ऑन मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ओवर अ सेट टाइम फ्रेम, ये भी सही है, बट ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो योर आंसर शुड बी अ बी ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो देखो दोनों स्टेटमेंट एक्यूरेट है, डिफरेंस है, लेकिन आर इसको जस्टिफाइड नहीं करता है। तो योर शुड बी आंसर बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। An executive appraisee a division manager favorably across all performing criteria simply because manager met a high revenue target, letting that single positive outcome color every other dimension। तो आपको पता है कौन सा होता है, हेलो इफेक्ट है, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अप्रेजी कर रहा है डिवीजन मैनेजर का उसके फेवर में और सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैनेजर है उसका हाई रेवेन्यू टारगेट आया, तो उसने एक सिंगल पॉजिटिव आउटकम की वजह से उसको पूरा अच्छे से कर दिया। तो वो कौन सा होता है, हेलो इफेक्ट होता है। हेलो इफेक्ट होता है जब पॉजिटिव एक स्पेसिफिक ट्रेट के बेसिस पे उसका एंटायर इवैल्यूएशन उसी के बेसिस पे कर दिया जाता है। योर आंसर शुड बी अ बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। एन एम्प्लॉय रीच a point in their career where further vertical promotion within the organization is strictly blocked due to the flat corporate design or lack of open head count. This condition is कॉल्ड। तो मैंने आपको बताई थी ये जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चर करियर फ्लैट टू। अभी मैंने करियर मैनेजमेंट पढ़ाया था ना कि अगर आपने कहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप ऊपर कोई पोजीशन नहीं है जहां आप जा सकते हो, तो आपका कहीं स्टक हो गए, ठीक है, ओपन हेड काउंट कोई है ही नहीं, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। कंटेंट क्या होता है, जब आपने सारी चीजें सीख ली हैं अब कुछ सीखने के लिए नहीं बचा। लाइफ स्टेज आपकी फैमिली में कुछ ऐसा बचाओ है, कोई फैमिली स्ट्रेस है जिस वजह से आप स्टक कर रहे हो। प्लेटिव क्या होता है, रुकावट आपके करियर में, ठीक है। योर आंसर शुड बी अ बी।
स्ट्रक्चर प्लेटू होता है जब इंडिविजुअल हिट्स द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बट कोई पर्टिकुलरली पोजीशन ही नहीं है कि वो वहां जा सके। कंटेंट क्या होता है जब वो अपनी जॉब में मास्टर हो जाता है और उसके पास कोई लर्निंग चैलेंज नहीं बचता। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड force appraisal to place a predetermined percentage of employee in specific performance category, 10% high, 70% average, 20% low, कौन सा बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है ये कौन सा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है कि अगर हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो हमारा ये होता है कि 10 ही बच्चे हमने हाई पे रखने हैं, देन 20 जो 70% बच्चे हमें मिडिल पे रखने हैं, देन हमें 20% लो पे रखने हैं। तो योर आंसर शुड बी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आपको पता है ये हमारा स्टैक रैंकिंग है, बेल कर्व मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है फिट परफॉर्मेंस, इन्हीं स्कोरों के बीच में हमें फिट करना होता है। ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट करता है हमारा लीनियंसी एंड सेंट्रल टेंडेंसी एरर को। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 80, an organization use the off-the-job training framework called the T group and sensitivity training developed by Kurt Lewin. What is the primary focus of this method? क्या प्राइमरी फोकस है? क्योंकि जो हमारा जो होता है ना ऑफ द टी ग्रुप जो होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का होता है वो अनस्ट्रक्चर ग्रुप होता है। इसमें हम क्या करते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इंटरपर्सनल ओपननेस देखते हैं। तो योर आंसर शुड बी अ बी, क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस यही होता है कि आपके अंदर अवेयरनेस हो, आपका इंटरपर्सनल ओपननेस हो। तो टी ग्रुप का स्ट्रक्चर है, पैसिव ग्रुप है, इंटरेक्शन हेल्प पार्टिसिपेंट बेटर अंडरस्टैंड हाउ देयर ओन बिहेवियर अफेक्ट अदर, इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 90, if a evaluator rate a supervisory poorly across the multiple management dimension because intense personal conflict during a single meeting 5 months ago, which error is happen? तो ये कौन सा हॉर्न इफेक्ट, सिर्फ एक बार उसका कन्फ्लिक्ट हुआ है एक सिंगल मीटिंग में 5 मिनट, उसी के बेसिस पर उसने क्या किया, उसको पुअरली इवेल्युएट कर लिया। तो मैंने आपको बताया इस आपको अपने एरर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, हॉर्न इफेक्ट है। देन कम टू द एक्सप्लेनेशन, मैंने बताया एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उसको पूरा इवेल्युएट कर दो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, which training evaluation method utilized two match control group, one group that received training and does not, है ना, one does not, the both measure before and after program isolated external variable। उन्होंने बोला कि एक ऐसी चीज है कि कौन से ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मेथड होते हैं, दो बताए उन्होंने, टू मेथड। एक है जो हमने वन ग्रुप रिसीव ट्रेनिंग, जब हम एक ग्रुप है जो ट्रेनिंग रिसीव कर रहा है, वन डेट दे डज नॉट है, तो कौन सा हम मेजर बिफोर करेंगे आफ्टर करेंगे, प्रोग्राम आइसोलेट एक्सटेंड। तो आपको पता है प्री टेस्ट करेंगे एंड पोस्ट टेस्ट करेंगे कंट्रोल ग्रुप का, कि पहले जिन लोगों ने ट्रेनिंग करी पहले उनसे पहले प्री टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद हमने जो ट्रेनिंग दी उसके बाद हम उनका पोस्ट टेस्ट करेंगे। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्या होता है, इस तरीके से डिजाइन किया होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। आइसोलेटेड ट्रेनिंग इफेक्ट का क्या पढ़ा, फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हिस्टोरिकल इवेंट, नेचर, परफॉर्मेंस इंप्रूव बाय यूजिंग अ पैरेलल नॉन ट्रेन कंट्रोल ग्रुप, मतलब दोनों कंट्रोल ग्रुप को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन फ्रेमवर्क। देखो, which of following specific method of job evaluation are classified as strictly quantitative or analytical system because they evaluate the job based broken down factor rather than the whole job। कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है, आपको पता है पॉइंट रेटिंग मेथड्स होता है, फैक्टर कंपैरिजन होता है जो कि हमारा क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो हमारा क्या करता है, क्लासिफाइड करता है क्वांटिटेटिव के बेसिस पे, बिकॉज ये क्या करता है जॉब को ब्रोकन डाउन फैक्टर्स में डिवाइड कर देता है, ना कि होल जॉब को एज ए कैलकुलेट करता है। तो आपको पता है पॉइंट रेटिंग एंड फैक्ट दोनों क्वांटिटेटिव है, और बिकॉज हम क्या करते हैं इसमें हम मेजर कर सकते हैं स्किल क्या है, एफर्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसे वेटेज दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। और रैंकिंग और क्लासिफिकेशन क्या है, सिंगल है, होल है, तो उसमें हम रैंकिंग इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इवेल्युएट मेथड। Then come to the question number 2, an economic wage theory which assessed the wage always tend to naturally level to during down towards the absolute minimum necessary to sustain the life of worker and their family is known as a डेविड रिकार्डो। मैंने आपको बताया ऐसी थ्योरी सिर्फ आपको इतना ही दे रहा है जितना आप जिंदा रह सको, अगर उससे ज्यादा दोगे तो आप शादी करोगे, बच्चे करोगे, फिर से उसमें बहुत ज्यादा वर्कर आ जाएगी तो फिर से उनका वेजेस डाउन हो जाएगा, अगर आप कम दोगे तो मेल न्यूट्रिशन से मर जाएंगे। तो ये सब्सटेंसेस थ्योरी है जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी, ठीक है, डेविड रिकार्डो सब्सटेंस थ्योरी दी थी। इनका मतलब वेज सिर्फ इतना ही दो जितना वो बस जी सके, सर्वाइवल एंड उसके लिए, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, which specific wage theory pointed by Francis Walker argued that other factor are production, land, capital, enterprise receive their fixed contractual share remainder
ऑफ द आउटपुट। उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच वर्कर थे ना, उन्होंने थ्योरी दी थी, रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी दी थी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बोला था कि हमें वर्कर को सबसे लास्ट में देना चाहिए, पहले हमें लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, सब लेना चाहिए, जो बचा कुछ है वो वर्कर को मिलना चाहिए। तो ये इसका थ्योरी था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रेजिडुअल, मतलब बचा हुआ। ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. An organization restructure its salary system by collapsing 30 narrow hierarchical pay grade into the 4 very wide salary band to increase lateral job mobility. This compensation technique. तो आपको पता कौन सी टेक्निक है? ब्रॉड बैंडिंग। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरी को रिस्ट्रक्चर कर लिया। उन्होंने 30 नैरो हायरार्किकल पे ग्रेड थे, मतलब 30 पे ग्रेड थे, अब उन्होंने सिर्फ किसमें कर दिया, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि लेटर जॉब मोबिलिटी के लिए। तो ये हमारी ब्रॉड बैंडिंग कहलाती है। तो ब्रॉड बैंडिंग क्लस्टर होती है मल्टीपल नैरो पे स्टेप इनटू द फ्यू मैक्रो रीजन। जैसे सपोज करो कोई जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये तो सबको मैनेजर को एक कैटेगरी में कर दिया। इट एनकरेज द हॉरिजेंटल करियर मूव कर सकते हो इसके विदाउट रिक्वायरिंग फॉर्मल वर्टिकल प्रमोशन। आप हॉरिजेंटल में भी जा सकते हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. What is the primary structure point of differentiation between the process of job evaluation and process of performance appraisal? क्या है? देखो, जॉब इवैल्यूएशन हमेशा याद रखना, जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है? डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जॉब इवैल्यूएशन इंडिविजुअल वर्कर नो, परफॉर्मेंस अप्रेजल नो। हमेशा जॉब इवैल्यूएशन उस जॉब की वर्थ को इवैल्यूएट करता है, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो इंडिविजुअल की रोल को देखता है। मतलब अगर जॉब की क्या वर्थ है वो जॉब इवैल्यूएट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम इंसान को परफॉर्म करते हैं जो वो उस ड्यूटी को कर रहा है। तो याद रहे, जॉब फोकस जॉब इटसेल्फ, इंटरनल इक्विटी, पे टाइल्स बेस्ड ऑन कॉम्पेसिटी। अप्रेजल फोकस ऑन एक्चुअल बिहेवियर, जो आउटपुट जो इंडिविजुअल उस काम को कर रहा है। ठीक है। Then come to the question number 6. Under the HELSI premium plan of wage incentive calculation, what percentage of financial value of the time saved by worker is typically awarded back to them as a bonus? तो आपको पता है कौन सा है? 50% है। तो हेल्सी जो प्लान था हमारा, वो स्टैंडर्ड हेल्सी प्लान में क्या गारंटी देता था कि यस आपको बेस आर्ली वेजेस तो मिलेगा, ठीक है, फिक्स बोनस मिलेगा अप टू 50%, जितना आपने टाइम सेव किया है उसका आपको 50% बोनस भी मिलेगा। तो योर आंसर इज बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. अनलाइक हल्सी प्लान, रावण इंसेंटिव प्रीमियम प्लान कैलकुलेट द इंडिविजुअल वर्किंग प्रीमियम प्लान यूजिंग द मैथमेटिकल रेशियो। तो आपको पता है, जैसे उसने जो हल्सी प्लान ने तो बोला था कि 50% सिर्फ आपको बोनस से जितना करोगे उसका 50% मिलेगा, लेकिन जो हमारा रावण इंसेंटिव प्लान आया उसने बोला कि रेशियो जितना आपने टाइम सेव किया उसके बेसिस पे मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन टू आरडीटी, उसके प्रपोर्शन में आपको बोनस मिलेगा। जितना टाइम सेव किया डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम इनटू मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन एंड आरडी रेट। ठीक है। तो ये जो हमारा रावण प्लान था उसने ये बोला कि जो प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम डेंजरसली, सपोज करो अगर उसमें उससे बचा रहा है, जो हमारा जो रावण प्लान है वो आपको उससे बचा रहा है, प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम डेंजरसली रसिंग बिकॉज द बोनस कर्व फ्लैटन असेट टाइम सेव्ड इंक्रीज। तो उन्होंने बोला कि लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी टाइम बचाने के चक्कर में बहुत सारा मशीन खराब कर देते हैं या फिर बहुत सिचुएशन क्वालिटी अच्छी नहीं आती, उसको बचाने के लिए ये आया हमारा रावण इंसेंटिव प्लान, जो कि बोनस यूजिंग द मैथमेटिकल रेशियो इकोनॉमिक। उन्होंने बोला कि इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हम आपको देंगे जितना टाइम सेव हुआ है उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम और कितना टाइम लगा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which type of group wide gain sharing incentive plan uses historical ratio of total labor cost of the sales value production? Calculate the bonus distribution for the employee. तो कौन सा प्लान है? स्कैनलन प्लान कहलाता है। ठीक है। स्कैनलन प्लान क्या होता है? ये एम्प्लॉय कमिटी शेयर, मतलब जितना आप कॉस्ट सेव करोगे उसके बेसिस पे हम आपको शेयर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ग्रुप वाइड गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान क्या है कि आपने क्या किया, आपका जो प्लान है स्कैनलन प्लान रिलाई ऑन एम्प्लॉय कमिटी। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉय कमिटी पर रिलाई होता है, जितना आपका शेयर पर रिलाई होता है, कितना आपने कॉस्ट सेव किया है, लेबर कॉस्ट बाई सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा है। Then come to the question number 9. According to landmark report of Committee of Fair Wage in India, the labor wage provide not just bare substance but also preserves efficiency, cover education, medical need, social amenity. ये कौन सा है कि ऐसा नहीं है, ये जो हमारे कमिटी ऑन फेयर वेज इंडिया है उसने बोला कि सिर्फ आपको मिनिमम वेजेस नहीं देना है सब्सटेंस करने के लिए, बल्कि आपको क्या देना है, आपको उनको लिविंग वेज देना है कि कम से कम वो उनका एजुकेशन, मेडिकल नीड, सोसाइटी हो सके। तो आपको पता है कमिटी फेयर में 3 डायरेक्ट कर दिए, मिनिमम वेज जो बेस सब्राइवल है, द लिविंग वेज जो हाईएस्ट हायर है ना,
और जिसमें हमें उसने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस सारी होनी चाहिए। फेयर वेज क्या है, प्रैक्टिकल बॉन्ड बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग। इंडस्ट्री कैपेसिटी ऑफ पे बैक होता है, तो उन्होंने बोला कम से कम लिविंग वेज तो होना चाहिए। Then come to the question number 10. An HR analyst calculate the senior engineer earn 8,000 per month, while the explicit midpoint of the pay range 10,000. What is the employee exact Cambo ratio? तो Cambo ratio क्या है 0.80। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल सैलरी उसकी कितनी है 8,000 है, डिवाइड बाई 10,000 है, ठीक है। एक्चुअल मैंने आपको बताया ना, सीनियर इंजीनियर कैलकुलेट कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है 8,000, लेकिन उसके मिड पॉइंट पे एक्सप्रेस कर दिया, पे रेंज होगी 10,000 पे। अब उसका क्या रेशियो निकलेगा 0.80, तो इसका मतलब ये वैल्यू अंडर द 1, अगर 1 के अंदर है तो एम्प्लॉई इज पेड बिलो द मार्केट मिड पॉइंट फॉर द ग्रेड। अगर उसका एक पॉइंट से अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसे मार्केट की जो रेट है उससे कम मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि पे रेंज उसका। Then come to the question number 11. A compensation model that pay worker wage on depth, variety, type, capability they master rather than the specific physical task associated with their current job title is known. तो ये कौन सा स्किल बेस्ड है, मतलब हम किसके बेसिस पे पे दे रहे हैं, उसका वेराइटी कितना, उसका स्किल कितना, उसका कैपेबिलिटी कितना है, ना कि उसके बेसिस पे कि उसका करंट जॉब का टाइटल क्या है। तो ये कौन सा होता है हमारा स्किल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड होता है। तो स्किल बेस्ड पे लिंक हमारा इसी से पर्सनल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका इसके बेसिस पे होता है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. In job evaluation design, what term is used to describe the underlying structural dimensions such as skill, effort, responsibility and working condition for which the organization choose to pay? तो ये कौन सा होता है, कंपनसेबल फैक्टर होता है कि जॉब इवैल्यूएशन आपने डिजाइन किया, उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर डायमेंशन लिए, जैसे स्किल हो गया, एफर्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन है, तो किस तरीके का वो है, तो बेंचमार्क डायमेंशन है या कंपनसेबल फैक्टर, ये हम कंपनसेबल फैक्टर में करते हैं। कंपनसेबल फैक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसे हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं रिलेटिव टू वन एंड अदर, है ना, दूसरे। दे डिफाइन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म वैल्यू एंड किसके लिए हम पे कर रहे हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. Which compensation issue occur which long-term employee earn virtually the same or less than the newly hired entry-level staff because marketing start salary have rise faster than the internal pay rise? Yes, पे कंपनसेशन ये भी हमारा है, पे कंपनसेशन कंप्रेशन है। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि पे कंप्रेशन कब होता है, जब आपकी वेज डिफरेंशियल होती है बिटवीन सीनियर एंड जूनियर स्टाफ पे नैरोली एक्सेसिबल। दिस इज ऑफन क्योंकि हाई एक्सटर्नल मार्केट डिमांड होगी फॉर न्यू ग्रेजुएट के लिए, और इंटरनल एडजस्टमेंट आपको बजट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, कंपनसेशन इशू जब कौन से में आता है, जब क्या करते हो, सेम या लेस देन न्यूली हायर एंट्री लेवल स्टाफ को आप ज्यादा देते हो, तब ये फास्टर हमारा क्या होता है। तो आपको क्या करना, मार्केट स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में और ज्यादा फास्टर हो रहा है, देन इंटरनल पे बहुत कम करो। जैसे मार्केट में बहुत, जैसे पहले 15 था बेसिक, अब 21 हो गया, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन अंदर क्या करो आप 15 का सिर्फ 18 कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, पे कंप्रेशन, मतलब जो सीनियर है बेचारा उसको डिफरेंशियल बस इतना रखते हैं, बहुत नैरोली रखते हैं कि ज्यादा गैप ना रहे। Then question number 14. In India, DNS allowances adjust the periodical across the industry sector. DNS allowance आपको पता है महंगा ही पता होता है, जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। रीजन, डी इज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट कंपोनेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर रियल परचेजिंग पावर अगेंस्ट अ क्रॉसिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। यस करेक्ट। तो डीए क्या होता है, वेरिएबल होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जैसे कहीं महंगा है तो वहां का डीए ज्यादा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से करता है जो प्रोटेक्टेड वर्कर को बचा के रखता है कि रियल परचेजिंग पावर। सपोज आपका 15,000 है, पहले 15,000 में एक रूरल एरिया में काम कर रहे हो तो 15,000 में आपका 5,000 बच पा रहा है, लेकिन आप ऐसी मेट्रो में कर रहे हो तो आपको 15,000 में कुछ भी नहीं बच रहा। तो हम क्या करते हैं डीए में, जिससे कि वो उसका पैसा रियल जो घर पे ले जा सके, वो पैसा उसका बच सके, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई है। तो आपको पता है डीएनएस अलाउंसेस के है डायरेक्टली लिंक है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ये हेल्प करता है हमारी क्वेश्चन वेज अगेंस्ट द राइजिंग कॉस्ट, जो हमारे जो रियल वेजेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। Then come to the question number 15. A contractual clause in executive compensation that guarantees substantial financial payout and accelerate stock vesting at its CEO if they are terminated following a corporate takeover is called. मतलब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, गोल्डन परच्योट बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर क्लोज था एक कंपनसेशन का, जो गारंटी दे रहा है कि अगर आपने फाइनेंशियल पे आउट किया स्टॉक वेस्टिंग सीईओ के, अगर वो टर्मिनेट हुए तो वो कॉर्पोरेट टेक ओवर कर लेगा, उसे गोल्डन परच्योट बोलते हैं। तो गोल्डन परच्योट क्या होता है,
एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी देते हैं ड्यूरिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, जब आप कोई मर्ज करो या एक्विजिशन करो, आपके टॉप लीडर जो टॉप लीडर है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर कुछ भी चेंज आया तो आपको तो प्रॉपर मिलेगा। तो यही क्लॉज है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज यही रहता है कि आपको फाइनेंशियल पे आउट मिलेगा, भले आप टर्मिनेट हो जाओ कॉर्पोरेट टेक ओवर में या फिर कुछ हो जाओ। ठीक है, इसे हम गोल्डन पिछोड़। Then come to the question number 16. Which specialized piece rate incentive plan utilize B unit where 1 B unit equal to the 1 minute of standard work provide on basis guarantee plus bonus exceeding 60 B unit। तो ये कौन सा बेटेक्स पॉइंट सिस्टम है। अगर आपने ये वेज इंसेंटिव प्लान नहीं पढ़े तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। क्योंकि बिडेक्स पॉइंट क्या होता है, सारी जॉब को स्टैंडर्ड मिनट्स में कैलकुलेट कर देता है। देन अगर आप एक्स्ट्रा कमाते हो तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। Then come to the question number 70. Merrick multiple piece rate system. Define F.W. Taylor harsh differential piece rate by introducing three distinct. Yes, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या था कि अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आपको क्या कर देगा, पेनलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम आया, उसने इस चीज को रिफाइन किया। What is the standard piece rate system worker operating at 85% efficiency? अगर सपोज करो कोई अपना पूरा इफिशियंसी नहीं कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको है आपका 110% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट मिलेगा। देन मेरिक ने क्या बोला था, अगर आप अप टू 83% कर रहे हो तो आपको कौन सा मिलेगा, बेसिक पीस रेट। तो अप टू 83% कर रहे हो तो अब 85% है ना, तो इसमें तो आया नहीं। बिटवीन 83 टू 100% कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 110%। तो अब ये क्या है, 85 है ना, तो 85 टू 100 आया, तो ये हो गया हमारा 100 स्टैंडर्ड पीस रेट हो गया। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, अबव 100% इफिशियंसी से ऊपर कर रहे हो तो अब आपको 120% बेसिक रेट सिस्टम मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में कराई हुई हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. When employee realize their internal input output ratio match their co-worker ratio but discover external competitor paid 30% more at the same role, which form of compensation equity is broken? तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल इक्विटी। देखो इंटरनल इक्विटी होती है जब विद इन कंपनी आपको सेम पे मिल रहा है। तो इसने बोला कि इम्प्लॉय जो मेरा कलीग है ना उसको तो सेम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरा जो दोस्त है जो दूसरी कंपनी में काम करता है उसे मुझसे 30% ज्यादा मिल रहा है। तो योर आंसर इज एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी कंपेयर करती है आइडेंटिकल पोजीशन अक्रॉस द बॉर्डर लेबर मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. एन इंसेंटिव सिस्टम दैट गारंटी अ बेस रेट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, 20% bonus plus high piece rate a moment in the employee hit 100% of standard task allocation। तो आपको पता है ये कौन सा गन टास्क एंड बोनस प्लान है, क्योंकि कोई ऐसा इंसेंटिव जो आपको गारंटी तो दे रहा है बेस रेट सिस्टम की, बट अवॉर्ड 20% बोनस, और जितना आपका हाई पीस मूवमेंट है अगर आप 100% अगर हिट कर जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 20% बोनस मिलेगा। तो ये कौन सा है, हमारा गन टेस्ट बोनस प्लान है। ठीक है, गन टेस्ट बोनस प्लान क्या होता है, स्लोअर वर्कर विद द गारंटी टाइम रेट वेस्ट देन बट ऑफर ए शार्प स्टेप बोनस टिपिकली 20% प्लस कितना आपने प्लस रीड किया मीट किया उसके बेसिस पे भी देते। Then come to the question number 20. Which job evaluation method require a committee to slot position into predetermined matrix of occupational tiers and structure grade defined by broad description and complexity? तो कौन सा है, जॉब क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडिंग मेथड्स होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड में क्या करते हैं, हम जॉब रोल अगेंस्ट द प्री स्टेब्लिश्ड स्केल ऑफ ग्रेड डिस्क्रिप्शन, जो हमारा ग्रेड डिस्क्रिप्शन है उससे हम मैच करते हैं, देन पोजीशन को ओवरऑल स्कोप में देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड मतलब कर दिया, जो हमारी एक हमने क्या किया, पहले जो हमारी प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स है ऑक्यूपेशन टायर की, उसके बेसिस पे हमने नई डिस्क्रिप्शन को ब्रॉड को डिफाइन कर दिया। देन अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एंड इंसेंटिव स्कीम और जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कराएंगे। और ऐसे वीडियो को देखते रहिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट करे हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करना मुझे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप